पॉलिटिकल साइंस का यह पहला चैप्टर है। चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है और सबको पढ़ने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो बात शुरू कर लेते हैं कि पहली बात तो शीत युद्ध का दौर, शीत युद्ध से हम समझते क्या है, शीत युद्ध कहते किसको है। पहली बात तो ये, तो दो तरीके के युद्ध होते हैं। एक हो गया पारंपरिक युद्ध। पारंपरिक युद्ध मतलब जो युद्धों को आप आज तक देखते रहे हैं, जो युद्ध नॉर्मली, युद्ध कहने से जिस युद्ध का पता चलता है कि दो देशों की सेनाएं हैं, वो एक दूसरे के ऊपर जाके अटैक कर रही हैं, एक दूसरे का नुकसान कर रही हैं, और एक दूसरे की सेनाएं जो हैं अपने टैंक, जो लड़ाकू विमान होते हैं, नौसेना जो अपनी जहाज़ वगैरह लेके एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, एक दूसरे के शहरों को या तो तहस नहस किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। तो ये सारा हो गया पारंपरिक युद्ध। और दूसरा हो गया शीत युद्ध। अब शीत युद्ध कहने का क्या मतलब है, तो शीत युद्ध में जो दो देश जो इसमें भाग लेंगे, वो दोनों देश एक दूसरे के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कूटनीति का प्रयोग किया जाता है, राजनीति का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो दोनों सहभागी देश होंगे वो एक दूसरे का नुकसान तो करेंगे, लेकिन डायरेक्ट तौर पे नहीं, इनडायरेक्ट तौर पर, ताकि अगर कभी दुनिया देखे या जिनको नहीं पता है कि ये चल रहा है, या कोई नॉर्मल इंसान जब देखे तो उसको ये पता ना चले कि ये काम हुआ, पर इसमें हाथ किसका था। ठीक है। और दूसरा ये भी होता है कि एक दूसरे का नुकसान किया जाए छुप छुपा के, ऐसा नुकसान किया जाए कि सामने वाला बोल भी ना पाए, उसको पता हो कि नुकसान मैंने किया है, लेकिन वो सामने से बोल ना पाए, उसको कोई सबूत ना मिले। और दूसरी चीज़ ये हो जाती है कि अपना वर्चस्व जो है उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने की एक कोशिश होती है। जैसे अगर आप इसमें थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, हालांकि इतने डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, पर एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ कि अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति था यूरी गागरिन, वो रूस का था। और चांद पे जाने वाला पहला व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, वो अमेरिका का था। तो एक तरह से उस टाइम में जब अंतरिक्ष में भेजा गया था मनुष्य को रूस की तरफ से, और चांद पर भेजा गया था मनुष्य को अमेरिका की तरफ से, तो ज़रूरत नहीं थी उस समय ये चीज़ करने की, क्योंकि ये बहुत एक खर्चीला कार्यक्रम है जो भी है। और अभी जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसको बीते 15-20 वर्ष ही हुए थे। तो कहीं ना कहीं हम इसको शीत युद्ध से भी जोड़कर देख सकते हैं कि जब रूस का पहला व्यक्ति अंतरिक्ष में गया, ठीक है, उसके बाद अमेरिका ने ऐसा सोचा कि रूस का एक व्यक्ति अगर अंतरिक्ष में जा चुका है तो हमको भी कुछ ऐसा करना चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है। तो उसके परिणाम स्वरूप जो है, अमेरिका ने अपने एक व्यक्ति को, अपने एक एस्ट्रोनॉट को, अपने एक अंतरिक्ष यात्री को चांद पर भेजा। तो चांद पर भेजने वाला पहला व्यक्ति अमेरिका का था, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति वो था रूस का। तो इसमें कहीं ना कहीं एक शीत युद्ध का भी योगदान था कि एक दूसरे के वर्चस्व को, मतलब अपने वर्चस्व को दूसरे से ऊपर उठाकर दिखाने की होड़ मची हुई थी, और एक दूसरे को डायरेक्ट तौर पर या मानसिक तौर पर एक दूसरे के ऊपर अपना दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। ये था शीत युद्ध। अभी डिटेल में बहुत सारी घटनाएं हैं शीत युद्ध के बारे में, हम जब आगे पढ़ेंगे तो और क्लियर होगा। तो एक बार के लिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले होगा परिचय। यह अध्याय पूरी पुस्तक के लिए एक पूर्व पीठिका प्रस्तुत करता है। शीत युद्ध की समाप्ति को समकालीन विश्व राजनीति की शुरुआत की तरह देखा जा सकता है। यह है ना, समकालीन विश्व राजनीति एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। समकालीन विश्व राजनीति मतलब ये जो जियो पॉलिटिक्स, जो मैंने पता नहीं बताया कि नहीं बताया क्लास में कभी, जियो पॉलिटिक्स वो होती है कि दो देशों के बीच, एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स होती है, आंतरिक राजनीति, जिसमें किसी देश के भीतर दो पार्टियां या दो से अधिक पार्टियों के बीच सरकार बनाने गिराने को लेकर जो भी ताना बाना होता है वो बुना जाता है। और दूसरा होता है विश्व राजनीति। विश्व राजनीति में जो मित्र देश होते हैं एक दूसरे के, वो और उनकी जो अपोजिशन में होते हैं, यानी कि विपक्षी जो देश होते हैं, देशों के भी गुट चलते हैं, आपको पता होगा। जैसे नेटो है, अमेरिका का ये गुट है जिसमें लगभग 30 के आसपास देश है, और इसका फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। एक बार मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नेटो का फुल फॉर्म, एक सेकंड। नेटो होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन।
तो ये अमेरिका और उसके मित्र देशों का एक ग्रुप है, जिसमें ये कहा जाता है कि अगर इस नेटो, जितने भी देश है लगभग 30 के आसपास देश है, किसी भी नेटो देश पर अगर अटैक होगा तो वो अमेरिका के खिलाफ अटैक माना जाएगा। तो ये उनका एक ग्रुप है। तो विश्व राजनीति में देशों का ग्रुप एक दूसरे से कॉम्पीट करता है, एक दूसरे से आगे बढ़ने की होड़, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामरिक तौर पे हो, यानी कि हथियारों के मामले में हो। तो ये सब जो राजनीति होती है विश्व लेवल पर जो चलती है, जैसे पाकिस्तान जाके विश्व में कहता फिरता है कि हाँ इंडिया कश्मीर में ये गलत चीज़ें कर रहा है, तो ये उसकी एक राजनीति हुई, विश्व राजनीति का पार्ट हुआ। और हम लोग भी काउंटर करते हैं उस चीज़ को। यूनाइटेड नेशंस वगैरह में आप लोगों ने सुना होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ में जो बैठकें होती हैं तो तरह तरह के इल्ज़ाम एक दूसरे पर लगाए जाते हैं, बातें की जाती है। तो ये समकालीन विश्व राजनीति है, विश्व राजनीति का पार्ट है। और समकालीन मतलब अभी जो विश्व राजनीति चल रही है उसमें शीत युद्ध का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियां संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय हमें विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक भी ले जाएगा, यानी शीत युद्ध के जो इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई थी वो कौन सी थी। और उसके बाद इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इन दोनों राष्ट्रों के दबदबे को चुनौती दी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का एक जो पार्ट था वो भारत भी था। ठीक है, गुटनिरपेक्ष को इंग्लिश में कहते हैं NAM, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, गुटनिरपेक्ष आंदोलन। मतलब हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, ना हम अमेरिका के साइड पर रहेंगे, ना हम। शीत युद्ध में दो देश थे, अमेरिका और रूस। ये जो साइड में फ़ोटो बनी हुई है ना, इसमें पहला देखो, पहला फ़ोटो जो है इसमें ये जापान की फ़ोटो है, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। पहली फ़ोटो में अमेरिकी सैनिक 23 फरवरी 1945 को आइवो जिमा जापान की लड़ाई में अपना झंडा फहराते हुए, ये अमेरिका का झंडा फहराया जा रहा है जापान में। जापान हार गया था, आप सबको पता होगा। अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिया था। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था, पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था जापान को उस समय, जापान के 2 शहरों को। और जापान मजबूर हो गया था हथियार डालने के लिए। और नीचे वाली फ़ोटो में आप देखेंगे एक सैनिक जो है वो सोवियत संघ का झंडा फहरा रहा है। तो यही जो दोनों देश थे, दोनों देशों ने एक साथ भाग लिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। लेकिन विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ इन दोनों में आपसी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच गई कि दोनों एक दूसरे के शत्रु बन गए। दोनों के बीच शीत युद्ध जो है वो आरंभ हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यही समकालीन विश्व राजनीति इस पुस्तक की विषय वस्तु है, इसलिए यह उचित ही है कि हम कहानी की शुरुआत शीत युद्ध की चर्चा से करें। इस अध्याय से यह साफ होगा कि किस तरह दो महाशक्तियों यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ का वर्चस्व शीत युद्ध के केंद्र में था। यह अध्याय में विश्व के विभिन्न हिस्सों में शीत युद्ध की समर स्थलियों तक ले जाएगा, यानी शीत युद्ध की इंपॉर्टेंट घटनाओं के बारे में बात करेंगे। इस अध्याय में गुटनिरपेक्ष आंदोलन, यानी कि हम दोनों में से किसी ग्रुप में नहीं रहेंगे, हम अलग रहेंगे, पर इस दृष्टि से विचार किया गया है कि किस तरह इन दोनों राष्ट्रों के दबदबे को गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने चुनौती दी। और बहुत इंपॉर्टेंट है कि भारत गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पार्ट था पहले। और गुटनिरपेक्ष देशों द्वारा नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के प्रयास की चर्चा इस अध्याय में यह बताते हुए की गई है कि किस तरह इन देशों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अपने आर्थिक विकास और राजनीतिक स्वतंत्रता का साधन बनाया। अध्याय के अंत में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की भूमिका का मूल्यांकन किया गया है और यह प्रश्न पूछा गया है कि भारत के हितों की रक्षा में गुटनिरपेक्षता की नीति किस सीमा तक सफल रही। यानी भारत ने जो ये डिसाइड किया था कि ना हम अमेरिका की साइड पे जाएंगे, ना हम रूस की साइड पे जाएंगे, उस चीज़ से भारत का एक्चुअली फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, इसके विषय में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहली घटना थी शीत युद्ध की, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही फेमस, वो था क्यूबा का मिसाइल संकट। इसको इंग्लिश में हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, आप यूट्यूब पर अगर सर्च करेंगे तो बहुत आराम से मिल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी से लेकर 12th क्लास से लेकर UPSC तक के लिए क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। तो आइए हम लोग क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के बारे में देखेंगे कि एक्चुअली हुआ क्या था। तो 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। अब इसमें 2 चीज़ों का हम वर्णन करेंगे, साम्यवाद और पूंजीवाद। ये 2 आर्थिक व्यवस्थाएं होती है जिसके आधार पर देश चलते हैं। अमेरिका जैसे देश जो है वो पूंजीवादी देश है और उसके विपरीत जो रशिया या फिर चाइना जैसे देश है, रूस, चाइना या उस समय का सोवियत संघ जो है, अभी जो रूस है,
वो टूटने के बाद रूस बना है, उस समय को हम सोवियत संघ के नाम से जानेंगे। तो सोवियत संघ हम जब भी कहेंगे तो आप मोटा मोटी रूस समझिए। हालांकि सोवियत संघ में और भी सारे कंट्रीज थे, लगभग 20 के आसपास भाग हुए थे उसमें। जब टूटा था सोवियत संघ तो सोवियत संघ के टूटने के बाद जो है वो रूस सबसे बड़ा देश था और छोटे छोटे बाकी और सारे देश बने थे, जिसमें उदाहरण के तौर पर आर्मेनिया, अजरबैजान, यूक्रेन जो अभी है, उसके अलावा ये जो आप कंट्रीज़ देख रहे हैं तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं मध्य एशिया की, सेंट्रल एशिया की, ये सारे कंट्रीज़ पहले सोवियत संघ का ही हिस्सा थे। ठीक है। और साम्यवादी और पूंजीवादी एक बार हम समझ लेते हैं। साम्यवादी और पूंजीवादी दो व्यवस्थाएं होती है। पूंजीवाद में जो है उत्पादन के साधनों पर, जो भी उत्पादन का साधन होता है उस पर एक व्यक्ति विशेष का कंट्रोल होता है। यानी कि मान लो किसी कंपनी का कंट्रोल है जो भी उत्पादन किया जा रहा है, या किसी एक खास व्यक्ति का कंट्रोल है और वही जो है अपना उत्पादन करता है और उसका पैसा जो है, उससे लाभ जो है वो उसको मिलता है। उसके विपरीत समाजवाद में जो है, जो आर्थिक संरचना होती है उसमें सरकार का स्वामित्व, और सरकार का स्वामित्व कहने से एक तरीके से हम ये भी मान सकते हैं कि जनता का स्वामित्व होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो आर्थिक गतिविधियां होती है, जो भी आर्थिक क्रियाएं की जाती है, उस पर सरकार का कंट्रोल होता है। कंपनियों का कंट्रोल नहीं होता है। कंपनी भी होती है लेकिन जो लास्ट कंट्रोल, जो अल्टीमेट कंट्रोल है, वो जो है वो सरकार के हाथ में होता है। इसके अलावा विशेषताएं देखेंगे पूंजीवाद में, व्यक्तिगत अधिकारों का सिद्धांत, यानी कि इसमें व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, एक खास व्यक्ति के बारे में बात की जाती है। मतलब आप ज़्यादा मेहनत करोगे, आप ज़्यादा पैसा कमाओगे, जो मेहनत कम करेगा वो पैसा कम कमाएगा। तो आप मतलब पूंजीवादी व्यवस्था में आप स्वतंत्र होते हैं एक तरीके से, कि आप जितना मेहनत करो उतना पैसा कमा सकते हो और आप अपने हिसाब से अपनी पूंजी को कंट्रोल कर सकते हो। और दूसरी तरफ समानता का सिद्धांत में ये कहा जाता है, समाजवाद में जो है वो समानता का सिद्धांत होता है, उसमें ये कहा जाता है कि वर्ग विभेद, यानी कि अमीर गरीब के बीच की जो खाई है वो हम मिटा देंगे। और एक ऐसी भावना रहती है कि समाज का जो निचले तबके का भी है और जो सबसे ऊपर के तबके का है, यानी जो सबसे ज़्यादा पैसे अर्न कर रहा है मोटा मोटी देखा जाए तो, और जो सबसे कम पैसा अर्न कर रहा है गरीब हो, उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अगर डिफरेंस है तो उसको बराबर करने की कोशिश की जाए। ठीक है। अब इन दोनों चीज़ों के अपने अपने फ़ायदे, अपने अपने नुकसान है। वो थोड़ा सा और डिटेल में हम जब अब कभी पूंजीवाद और समाजवाद पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। और इसके अलावा उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व होता है। किसमें निजी स्वामित्व होता है? पूंजीवाद में, जैसा कि हमने बताया। और समाजवाद में है सामाजिक रूप से स्वामित्व होता है, सबका स्वामित्व होता है। कीमतों में बाजार की शक्तियों द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी कि बाजारों में जो कंपनियां हैं उसके द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती है। किसमें? पूंजीवाद में। और समाजवाद में सरकार द्वारा कीमतें निर्धारित की जाती है। ठीक है। इसके अलावा और भी चीज़ें हैं पर इतना जानना अभी इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग शीत युद्ध के बारे में पढ़ रहे हैं। तो शीत युद्ध में आप इतना समझिए कि अमेरिका जो था वो पूंजीवादी देशों का प्रधान था। तो जो भी देश पूंजीवाद को सपोर्ट करते थे या फिर पूंजीवाद में विश्वास रखते थे वो अमेरिका की तरफ चले गए, और जो भी देश समाजवाद की तरफ, समानता के सिद्धांत में विश्वास रखते थे, वो किसकी तरफ चले गए? वो चले गए सोवियत संघ की तरफ। ठीक है। तो 1961 के अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा, क्योंकि क्यूबा जो था वो एक समाजवादी देश था और पूंजीवाद और समाजवाद एक दूसरे का विरोधाभास करते हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं। तो अमेरिका के साइड में बसा हुआ देश है बिल्कुल क्यूबा। और इसमें क्या हुआ था कि उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि अमेरिका जो है वो साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, क्योंकि वो पूंजीवादी नहीं है, वो समाजवादी है। और कहीं ना कहीं अगर वो समाजवादी है तो वो रूस की तरफ थोड़ा सा झुकाव उनका है, क्योंकि रूस भी एक समाजवादी देश है, एक कम्युनिस्ट कंट्री है, और क्यूबा भी जो है एक कम्युनिस्ट कंट्री है। ठीक है। कम्युनिस्ट और समाजवाद एक तरीके का समझिए। कम्युनिस्ट जो वर्ड है कम्युनिटी से बना है। कम्युनिटी मतलब होता है समाज, और समाजवादी देश को हम कहते हैं कम्युनिस्ट कंट्री। ठीक है। तो थोड़ा सा अंतर है वैसे समाजवाद और साम्यवाद में। कम्युनिस्ट मतलब साम्यवाद होता है, लेकिन हम अभी के लिए समझ सकते हैं इसको, दोनों को अभी के लिए एक मान के चलिए। और जो है उनको ये डर था कि क्यूबा पर आक्रमण कर देगा, और जो राष्ट्रपति उस समय थे क्यूबा के, वो कौन थे? फिदेल कास्त्रो। इसका तख्ता पलट हो जाएगा। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनीतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। अब देखिए, अमेरिका को दुश्मनी क्यूबा से थी क्या? क्यूबा से दुश्मनी थी, लेकिन क्या मेन दुश्मनी क्यूबा से थी? नहीं थी, क्योंकि ये देखिए क्यूबा जो है, क्यूबा का जुड़ाव किससे था? सोवियत संघ से था, और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में चल रहा था शीत युद्ध। तो सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। अब सोवियत संघ भी उसको कूटनीतिक और वित्तीय सहायता क्यों देता था?
क्योंकि उसका दुश्मन अमेरिका था, उसको नुकसान अमेरिका का करना था। और अमेरिका के तट से लगा हुआ अगर क्यूबा एक देश है और वो आपके सपोर्ट में है, तो उस देश को अपने सपोर्ट में रखना, अपनी तरफ रखना काफ़ी एक अच्छा कदम माना जाएगा। अगर आप कभी आप फिलहाल लाइक फ्यूचर में अगर आप नुकसान करना चाहते हैं अमेरिका का, तो ये एक राजनीतिक चाल हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ उसे कूटनीतिक और वित्तीय सहायता देता था। क्यों? उसका भला करने के लिए? नहीं, क्योंकि वो अमेरिका के पास था और उसको कंट्रोल अगर करता तो बाद में चलकर अमेरिका पर अगर कभी अटैक करना होता या कुछ भी होता, तो अब मान लो आपके पड़ोस में आपका जो भी पड़ोसी है उसको अगर आपका दुश्मन कंट्रोल कर लेता है तो ये आपके लिए अच्छी बात है नहीं। और दुश्मन के लिए अगर आपके पड़ोस के व्यक्ति को वो कंट्रोल में है, आपके पड़ोस का व्यक्ति उसके कंट्रोल में है, तो आपकी सारी गतिविधियों पर वो नज़र रख सकता है। तो ये प्योर जो है विश्व राजनीति यहाँ पर चल रही थी। तो सोवियत संघ के नेता जो थे उस समय, तो वो थे निकिता क्रुश्चेव। उसने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदलने का फैसला कर लिया था कि क्यूबा पर हम क्या करेंगे, हेल्प करते करते वहाँ पर फिर बाद में अपनी सेना भेज देंगे और क्यूबा को रूस का सैनिक अड्डा बना देंगे। और तो इससे क्या होगा, ये देखिए, ये वाली फ़ोटो जो आप देख रहे हैं, अगर क्यूबा में रूस का कंट्रोल हो जाता, क्यूबा में अगर रूस की मिसाइलें तैनात कर दी जाती, रूस की सेना आ जाती, तो ये जो एरिया आपको पूरा दिख रहा है कनाडा तक का एरिया, यहाँ से अगर मैं दिखाना चाहूँ ये कर्सर पर, ये कनाडा तक का जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरी तरह से रूस के कंट्रोल में हो जाता। यानी यहाँ से पूरा का पूरा अमेरिका, यहाँ तक कि कनाडा तक रूस कभी भी अटैक कर सकता था, अपनी मिसाइलें गिरा सकता था। अमेरिका ने परमाणु बम गिराकर एक शुरुआत कर दी थी, तो डर उसको भी था कि रूस के पास भी परमाणु बम है, तो अगर वो कभी चाहे, अगर कभी ऐसे बात बढ़ गई तो हमारे ऊपर खतरा है। ठीक है, तो 1962 में ख्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। ख्रुश्चेव कौन था? वो रूस का शासक था उस समय का, रूस का नेता था। 1962 में ख्रुश्चेव ने क्या किया, क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दिया। मान लीजिए भारत का विरोधी देश है चाइना और पाकिस्तान अगर भारत के बॉर्डर पर लाके, लगभग बॉर्डर के पास ही था क्यूबा, तो वहां पर लाके अगर परमाणु मिसाइलें तैनात कर दे तो हमारे लिए अच्छी बात तो है नहीं। तो सेम बात हो गया किसके लिए? अमेरिका के लिए, कि रूस ने लाके अपनी मिसाइलें क्यूबा में तैनात कर दी, तो अमेरिका को एक खतरा उस समय उत्पन्न हो गया। ठीक है, इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा में आ गया। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर क्या कर सकता था? हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। क्यूबा में जो मिसाइलें तैनात हो गई है, इसकी जानकारी अमेरिका को लगने में 3 हफ्ते लग गए। काफ़ी बड़ा टाइम होता है 3 हफ्ता। अगर मिसाइलें तैनात हो गई है पाकिस्तान में, अगर मिसाइल तैनात हो जाए और हमको खबर 3 हफ्ते बाद लगे, तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा 3 हफ्ते में। तो उसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति उस समय के जो थे जॉन एफ कैनेडी और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। अब इन लोग को भी डर लग गया कि भाई मिसाइलें जो है वो क्यूबा में तैनात हो चुकी है, अगर हम इस समय एक गलत कदम चलते हैं तो शायद इन दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाएगा। और अगर परमाणु युद्ध शुरू हुआ तो सिर्फ विध्वंस ही विध्वंस होगा, सिर्फ विनाश ही विनाश होगा। ठीक है, लेकिन वो इस बात को लेकर दृढ़ थे कि ख्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा ले। लेकिन वो चाहते थे कि चलिए युद्ध कम से कम ना हो, लेकिन ऐसी कोशिश की जाए जब ख्रुश्चेव जो है वो क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को वहां से हटा ले, ताकि हम एक सुरक्षित महसूस करें। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। यानी कि ये जो अटलांटिक ओशियन है और इस साइड से जो भी, नहीं माफ़ कीजिएगा, अटलांटिक ओशन के साइड से तो घिरा हुआ है क्या? एक सेकंड, एक हम बड़े मैप पर देख लेते हैं इसको एक बार के लिए अच्छे से समझने के लिए। तो ये बड़ा सा मैप हमने खोल लिया है। ठीक है, अब हम जाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो यहाँ पे ग्रीन में है, और इसके नीचे अगर आप देखेंगे ये छोटा सा पीला वाला पार्ट जो है, ये कौन सा है? क्यूबा। तो ये अटलांटिक ओशन से होते हुए, ये रूस के जो जहाज़ थे जो उस समय का सोवियत संघ था, ये पूरे अटलांटिक ओशन से इधर से होते हुए ये क्यूबा की तरफ आ रहे थे। तो उस समय जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उन्होंने ये सोचा कि यहाँ से, अमेरिका से
जो अमेरिका के जंगी जहाज है उसको ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन यानी उत्तर अटलांटिक महासागर में तैनात किया जाए, ताकि ये रूस से यानी कि सोवियत संघ से जो जहाज़ें आ रही हैं डेली की डेली क्यूबा की तरफ, उनको उनका रास्ता जो है वो रोका जाए। ठीक है। इसके बाद कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ के मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध तो अब होकर ही रहेगा, अब युद्ध को कोई रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि अगर उनके जंगी जहाज़ों को रोका जा रहा है तो ये एक युद्ध की परिस्थिति बन जाती है, क्योंकि वहाँ से उनके भी जहाज़ आ रहे थे और यहाँ से अमेरिका के भी जहाज़ पहुँच रहे थे, तो ये एक बहुत खतरनाक सिचुएशन थी। तो इसी सिचुएशन को जो हम कहते हैं वो क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया था। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता, अगर ये युद्ध हो जाता ना तो कोई साधारण युद्ध नहीं होता। अंततः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। लास्ट तक मतलब एक सुलह टाइप का हो गया कि चलो तुम लोग भी अपना सेना पीछे ले लो, हम लोग भी अपना सेना पीछे ले लेते हैं, और जो है एक जो खतरा उस समय उत्पन्न हुआ था वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम हो गया। सोवियत संघ के जहाज़ों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध तो चल ही रहा था, लेकिन क्यूबा मिसाइल संकट जब हो गया ना, जब ये सब एकदम सामने सामने बात हो गई ना, पहले तो छुप छुप के हो रहा था, लेकिन जब उधर से रूस के जो जंगी जहाज है वो आने लगे क्यूबा की तरफ, और अमेरिका ने भी जब अपना जंगी जहाज उतार दिया, तो ये अब साफ साफ बात हो गई कि हाँ, इन दोनों के बीच में टेंशन जो है ये बहुत ज़्यादा है, और ये पूरी दुनिया के सामने खुलकर सामने आ गया। शीत युद्ध सोवियत संघ और अमेरिका तथा इनके साथी देशों के बीच प्रतिद्वंदिता, तनाव और संघर्ष की एक श्रृंखला के रूप में जारी रहा। सौभाग्य से इन तनावों और संघर्षों ने युद्ध का रूप नहीं लिया, यानी कि इन दो देशों के बीच कोई पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध नहीं छिड़ा। पूर्णव्यापी रक्त रंजित युद्ध मतलब नॉर्मल जो वॉर होता है, पारंपरिक युद्ध, ये सब नहीं छिड़ा। विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वे क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। इसमें देखो वही चीज़ कह रहा है कि ये लोग डायरेक्ट एक दूसरे के खिलाफ युद्ध पे नहीं गए, लेकिन अगर दो देश युद्ध कर रहे थे तो एक तरफ से अमेरिका एक देश को सपोर्ट करता था, किसी खास देश को, और दूसरी तरफ से रूस किसी खास देश को सपोर्ट करता था। तो लड़ते वो लोग थे, लेकिन पीछे से पैसा और जो भी हथियार वगैरह है ये दो देश एक दूसरे को सप्लाई कर रहे थे। एक दूसरे को नहीं, उन दो देशों को सप्लाई कर रहे थे जो युद्ध में थे। ठीक है, आगे और भी उदाहरण मिलेंगे। तो वही कह रहा है, विभिन्न इलाकों में युद्ध हुए, दोनों महाशक्तियां और उनके साथी देश इन युद्धों में संलग्न रहे। वो क्षेत्र विशेष के अपने साथी देश के मददगार बने, लेकिन दुनिया जो है वो तीसरे विश्व युद्ध से बच गई। शीत युद्ध सिर्फ जोर आजमाइश, सैनिक गठबंधन अथवा शक्ति संतुलन का मामला भर नहीं था, बल्कि इनके साथ साथ विचारधारा के स्तर पर भी एक वास्तविक संघर्ष जारी थी। मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है अभी एक दूसरे को अपनी जो भी ताकत है उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाने की बात हो रही है। जो बैलेंस ऑफ पावर है, यानी कि पावर एक दूसरे को दिखाना, उसके अलावा किसी को ये बताना कि हम तुमसे ज़्यादा मजबूत है या जो भी है, सिर्फ इतना भर नहीं था। मामला विचारधारा की थी। अब विचारधारा का मामला जो था वो कैसे था वो हम देखते हैं। एक वास्तविक संघर्ष जारी था। विचारधारा की लड़ाई इस बात को लेकर थी कि पूरे विश्व में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन को सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। मतलब कि पूरे विश्व में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन है, इसको सूत्रबद्ध करने का सबसे बेहतर सिद्धांत कौन सा है। ये हम जब पढ़ेंगे, दिमाग में आप पूंजीवाद और समाजवाद को एक जगह रखना, क्योंकि यही जो दो भावनाएं हैं वो इसके केंद्र में थी। पश्चिमी जो गठबंधन था उसका अगुवा कौन था? अमेरिका था, और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र तथा पूंजीवाद का समर्थक था। तो पश्चिम जो गठबंधन जो था उसका अगुवा कौन था? अमेरिका। और यह गुट, एक सेकंड, जो पश्चिमी गठबंधन था उसका अगुवा अमेरिका था, और यह गुट उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद इसका समर्थक था। पूर्वी गठबंधन का अगुवा सोवियत संघ था, यानी कि अभी का जो रूस है उस समय सोवियत संघ था, और इस गुट की प्रतिबद्धता समाजवाद तथा साम्यवाद के लिए थी। आप इन विचारधाराओं, समाजवाद मतलब आर्थिक व्यवस्था हो गई, और साम्यवाद मतलब, साम्यवाद को हम बिल्कुल कम्युनिज्म से मानेंगे। जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, जो कम्युनिस्ट सरकारें हैं, आपको पता है चीन और रूस में कम्युनिस्ट सरकारें हैं, लोकतंत्र नहीं है वहाँ पे। रूस में कहने के लिए लोकतंत्र है, लेकिन जब भी ऐसा तो कहने के लिए चाइना में भी है कि हाँ चुनाव होते हैं, चुनाव के आधार पर जो है सरकारें बनती हैं, लेकिन एक ही पार्टी है चीन में, वही पार्टी चुनाव करवाती है, वही पार्टी जीतती है, वही पार्टी का कोई हार जाता है। ठीक है, तो लोकतंत्र
जो एक स्वतंत्र लोकतंत्र है जिस प्रकार भारत में है, उस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पे नहीं है। तो आप इन व्यवस्थाओं के बारे में कक्षा 11 में पढ़ चुके हैं। अब शीत युद्ध क्या है, थोड़ा सा डेफिनेशन पे आ जाएंगे। दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। जो दूसरा विश्व युद्ध जब अंत हुआ उसके बाद से ही शीत युद्ध का आरंभ हुआ, इसलिए कह रहा है कि दूसरे विश्व युद्ध का अंत समकालीन विश्व राजनीति का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। सन 1945 में मित्र राष्ट्रों और धुरी राष्ट्रों के बीच दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति हो गई। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस कर रहे थे। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मित्र राष्ट्रों की अगुवाई कौन कर रहे थे? अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। और धुरी राष्ट्र, ये जो दूसरी टीम थी, इसकी अगुवाई कर रहे थे जर्मनी, इटली और जापान के हाथ में। तो अगर कोई पूछेगा कि दूसरे विश्व युद्ध में जो है वो विजय किसकी हुई थी, तो मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। इस युद्ध में विश्व के लगभग सभी ताकतवर देश शामिल थे। यह युद्ध यूरोप के बाहर के इलाके में भी फैला और इसका विस्तार दक्षिण पूर्व एशिया, यानी कि भारत भी दक्षिण पूर्व एशिया का एक भाग है, चीन, बर्मा तथा भारत में पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। आपको पता होगा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो जापान की सेनाएं थी वो भारत में अंडमान और निकोबार के आइलैंड तक, यानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक पहुंच चुकी थी। वहाँ पे आज़ाद हिंद फौज की भी बातें की जाती है। वो एक अलग चीज़ है, एक अलग टॉपिक है, कभी अगर आगे आया तो उसको हम पढ़ेंगे। तो यह युद्ध यूरोप से बाहर के इलाके में भी फैला था और इसका विस्तार कहाँ तक था? दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, बर्मा और भारत के पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों तक था। इस युद्ध में बड़े पैमाने पर जनहानि और धनहानि हुई। सिंपल सी बात है, पूरे विश्व अगर युद्ध में जाएगा तो जनहानि और धनहानि तो होना ही था। 1914 से 18 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध ने विश्व को दहला दिया था। तो पहला विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। लेकिन दूसरा विश्व युद्ध इससे भी ज़्यादा भारी पड़ा, क्योंकि अगर सिंपल देखा जाए तो दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम गिराए गए थे। हिरोशिमा और नागासाकी शहरों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया गया था, कोई बचा ही नहीं था। उसके बाद से आज तक भी हिरोशिमा और नागासाकी में जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपंग पैदा होते हैं, विकलांग पैदा होते हैं। आज तक भी उस रेडिएशन का असर वहाँ पे। ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति से ही शीत युद्ध की शुरुआत हुई। अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए और जापान को घुटने टेकने पड़े। इसके बाद दूसरे विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम गिराने के अमेरिकी फैसले के आलोचकों का तर्क है कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान आत्मसमर्पण करने वाला है, ऐसे में बम गिराना गैर जरूरी था। इन आलोचकों का मानना है कि अमेरिका की इस कार्रवाई का लक्ष्य सोवियत संघ को एशिया तथा अन्य जगहों पर सैन्य और राजनीतिक लाभ उठाने से रोकना था। तो परमाणु बम गिराने का जो एक डिसीजन लिया गया था, किसके द्वारा ये डिसीजन लिया गया था? अमेरिका के द्वारा। तो आलोचक कहते हैं कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जापान वैसे भी जो था वो आत्मसमर्पण करने ही वाला था। और इसके पीछे अमेरिका का एक छिपा हुआ एजेंडा, छिपा हुआ सोच ये था कि विश्व युद्ध के बाद रूस जिन देशों में अपने आर्मी बेसेस, यानी कि अपने सैनिक छावनियाँ कहीं कहीं अगर बनाना चाहता है तो वो चीज़ को हम लोग रोक सकें। वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही सबसे बड़ी ताकत है। अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने तथा अमेरिका और साथी राष्ट्रों की आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना ज़रूरी था। और ये अमेरिका का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्दी समाप्त करने, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, और अमेरिका और साथी राष्ट्रों को आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम जो था वो गिराना बहुत ज़रूरी था। विश्व युद्ध की समाप्ति के कारण कुछ भी हो, लेकिन इसका परिणाम यही हुआ कि वैश्विक राजनीति के मंच पर 2 महाशक्तियों का उदय हो गया। जर्मनी और जापान तो हार ही चुके थे, यूरोप तथा शेष विश्व विध्वंस की मार झेल रहे थे। अब अमेरिका और सोवियत संघ विश्व की सबसे बड़ी शक्ति थे। मतलब जो लोग हार गए थे वो लोग हार ही गए थे, वो लोग पहले मजबूत ज़रूर थे, लेकिन विश्व युद्ध बीतने के बाद इस हालत में वो लोग बचे नहीं कि वो किसी एक शक्ति के रूप में उनका उदय हो सके। तो शक्ति के रूप में उदय 2 ही शक्तियों का हुआ, एक अमेरिका और एक रूस, जो कि आज भी अगर कमोबेश देखा जाए, आज थोड़ा सा चाइना का भी जो शक्ति है वो काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन उसके पहले तक अमेरिका और सोवियत संघ यही दोनों विश्व की महाशक्तियों के रूप में जाने जाते हैं। इनके पास इतनी क्षमता थी कि विश्व की किसी भी घटना को प्रभावित कर सके। अमेरिका और सोवियत संघ का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना शीत युद्ध का कारण बना। तो शीत युद्ध का एक कारण ये भी हो सकता है कि दोनों को महाशक्ति बनना था, दोनों को ऐसा शक्ति बनना था कि पूरे विश्व की राजनीति को, पूरे विश्व को ये लोग कंट्रोल कर सके। तो ये भी शीत युद्ध का एक कारण बना। शीत युद्ध शुरू होने के पीछे ये समझ भी काम कर रही थी कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं।
यह एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। तो इसमें एक ये चीज़ भी था कि अगर हम डायरेक्ट वॉर पर जाते हैं, यानी अमेरिका और रूस अगर डायरेक्ट वॉर पर जाते हैं, तो दोनों के पास क्या थे, परमाणु बम बाद में आ गए थे। तो अगर परमाणु बम ही गिरा देंगे तो फिर शक्ति किसी की नहीं बचेगी, ठीक है। तो ये इसलिए बोल रहा है कि परमाणु बम से वो लोग समझ चुके थे इस चीज़ को कि परमाणु बम से होने वाले विध्वंस की मार को झेलना किसी भी राष्ट्र के बूते की बात नहीं है। एक सीधा साधा लेकिन असरदार तर्क था। जब दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो कि एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सके, तो ऐसे में दोनों के बीच रक्त रंजित युद्ध होने की संभावना कम रह जाती है। अब देखो, अगर दो पार्टी हो, दोनों पार्टी इक्वली मजबूत हो, समान रूप से मजबूत हो, तो दोनों के बीच में डायरेक्ट जो पारंपरिक युद्ध होता है उसके होने की संभावना कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि तुम अटैक करोगे, सामने वाला भी अटैक करेगा। अब जब दोनों अटैक कर देंगे तो दोनों का नुकसान हो जाएगा, और जब नुकसान हो जाएगा तो तुम फिर उस चीज़ को रिकवर करने में, उस नुकसान से बाहर निकलने में सालों साल लग जाते हैं। अभी यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध चल रहा है ना, तो यूक्रेन को या रूस को नुकसान दोनों को हो रहा है। यूक्रेन जितना पीछा चला गया है, लगभग 20 साल तक यूक्रेन पीछे चला गया है। अभी जितना नुकसान हो गया है, अगर इस युद्ध की समाप्ति आज हो जाती है, कम से कम 15 से 20 साल लग जाएंगे युद्ध से पहले वो जिस स्थिति में था उस स्थिति में आने में। तो इसीलिए ये लोग जो थे, अमेरिका और रूस, ये पारंपरिक युद्ध जो थे उसके पक्ष में नहीं थे। दोनों को पता था कि पारंपरिक युद्ध करेंगे, नुकसान दोनों का हो जाएगा, ठीक है। उकसावे के बावजूद भी कोई पक्ष युद्ध का जोखिम मोल लेना नहीं चाहेगा, क्योंकि युद्ध से राजनीतिक फायदा चाहे किसी का भी हो, लेकिन इससे होने वाले विध्वंस को औचित्यपूर्ण नहीं ठहराया जा सकता। वही बात है, परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव हो जाएगा। क्योंकि विजेता का जो डिसीजन होगा, विजेता का निर्णय होगा, वो तो इसी पे होगा ना कि किसका कम से कम नुकसान हुआ। अब जब नुकसान इतना ज़्यादा हो जाएगा तो आकलन करने में भी एक टाइम लग जाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि परमाणु युद्ध की सूरत में दोनों पक्षों को इतना नुकसान उठाना पड़ेगा कि उनमें से विजेता कौन है यह तय करना भी असंभव होगा। अगर कोई शत्रु पर आक्रमण करके उसके परमाणु हथियारों को नाकाम करने की कोशिश करता है, तब भी दूसरे के पास उसे बर्बाद करने लायक हथियार तो बच ही जाएंगे। इसे अपरोध, रोक और संतुलन का तर्क कहा गया। मतलब अगर ये चाहे कि कोई देश दूसरे देश पर किसी तरह कंट्रोल करके उसके सारे परमाणु हथियारों को विफल कर दे, फिर भी अगर 2-4 परमाणु हथियार भी बच गए, किसी देश को बर्बाद करने के लिए 10,000 परमाणु हथियार की जरूरत थोड़ी है। किसी एक देश को बर्बाद करने के लिए 2 या 3 परमाणु हथियार काफ़ी हो गए। 2 शहरों पर 2 परमाणु बम गिराए गए थे। वो छोटा छोटा परमाणु बम था जो पहला गिराया गया था। आज के जो परमाणु बम है उससे 10 गुना, 15 गुना, 20-20 गुना ज़्यादा ताकतवर परमाणु बम बन चुके हैं, ठीक है। तो दोनों ही पक्षों के पास एक दूसरे के मुकाबले और परस्पर नुकसान पहुंचाने की इतनी क्षमता होती है कि कोई भी पक्ष युद्ध का खतरा नहीं उठाना चाहता। इस तरह महाशक्तियों के बीच गहन प्रतिद्वंदिता होने के बावजूद शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। तो शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप क्यों नहीं ले सका? अभी तक जितना एक्सप्लेन किए हैं इसको आप लोग खुद से भी लिख सकते हैं कि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप क्यों नहीं ले सका। क्योंकि दोनों देश जब पावरफुल होते हैं, दोनों देश के पास जब शक्ति होती है, तो दोनों देश जब अगर पारंपरिक युद्ध में जाएंगे तो दोनों देश का नुकसान हो जाएगा। दोनों देश का जब नुकसान हो जाएगा तो ऐसा कोई भी देश नहीं चाहेगा कि नुकसान हो जाए। क्योंकि अब एक दूसरे से अगर बड़ा बनने की कोशिश में दोनों अपना अपना नुकसान कर बैठो, कोई तीसरा बड़ा हो जाए, तो वो तो कोई नहीं चाहेगा ना। तो इसलिए है कि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप जो है वो नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। और रक्त रंजित युद्ध वगैरह में काफ़ी ज़्यादा विध्वंस वगैरह भी होता है, तो ये सब भी आप लिख सकते हैं। यहाँ से जितना हमने पढ़ा है सब इसके कारणों में ही है। परमाणु युद्ध, ये सब जितना अभी तक हमने पढ़ा ना, दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता के परमाणु हथियार हो, ये वाले से लेकर और यहाँ तक, ये पूरा उसी बात का वर्णन है कि शीत युद्ध रक्त रंजित युद्ध का रूप नहीं ले सका। इसकी तासीर ठंडी रही। पारस्परिक अपरोध की स्थिति ने युद्ध को नहीं होने दिया, लेकिन यह स्थिति पारस्परिक प्रतिद्वंदिता को नहीं रोक सकी। अब पारस्परिक अपरोध की स्थिति थी। अपरोध की स्थिति का मतलब वही कि एक दूसरे के खिलाफ डायरेक्ट युद्ध पर नहीं जाना है। तो युद्ध तो नहीं हुआ, लेकिन पारस्परिक प्रतिद्वंदिता, कंपटीशन जो है वो रुकी नहीं। आगे है शीत युद्ध की प्रमुख सैन्य विशेषताओं पर ध्यान दे। इसमें 2 महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे, यानी जो मेन 2 महाशक्ति अमेरिका और रूस, और उन दोनों के जो सपोर्ट करने वाले, जैसे जो मेन गुंडा होता है ना, मेन गुंडा का एक दाहिना हाथ, एक बायां हाथ और पीछे उसके चेले चपाटी पंटर लोग होते हैं, तो वही था। मेन यही दोनों थे, अमेरिका और रूस और उसके पंटर लोग, ठीक है, समझने के लिए। एग्जाम में ऐसे नहीं लिखेंगे। तो इसमें 2 महाशक्तियां और उनके अपने अपने गुट थे। इन परस्पर प्रतिद्वंदी गुटों में शामिल देशों से अपेक्षा थी कि वे तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा व्यवहार करेंगे। इन देशों को एक विशेष अर्थ में तर्क संगत और जिम्मेदारी भरा बर्ताव करना था।
परस्पर विरोधी गुटों में शामिल देशों को समझना था कि आपसी युद्ध में जोखिम है, क्योंकि संभव है कि इसकी वजह से दो महाशक्तियों के बीच युद्ध ठन जाए। जब दो महाशक्तियों और उसकी अगुवाई करने वाले गुटों के बीच पारस्परिक अवरोध का संबंध हो तो युद्ध लड़ना दोनों के लिए विध्वंसक साबित होगा। ये जो पारस्परिक अवरोध का संबंध है ना, ये उसी बात के ऊपर है कि भाई दोनों के पास पावर है और दोनों अगर पारंपरिक युद्ध में जाएंगे तो एक दूसरे का नुकसान ज़्यादा करेंगे बजाय अपनी स्थिति को मजबूत करने के। ठीक है, तो इस संदर्भ में जिम्मेदारी का मतलब था संयम से काम लेना और तीसरे विश्व युद्ध के जोखिम से बचना, क्योंकि दो विश्व युद्ध में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्बादी हो चुकी थी। तो तीसरा विश्व युद्ध तो मतलब दुनिया ही अफोर्ड नहीं कर सकती थी उस टाइम पे कि ना भाई तीसरा विश्व युद्ध तो अभी तो नहीं हो पाएगा, अभी अगर हो गया तो पृथ्वी मतलब खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, कोई बचेगा ही नहीं पूरे पृथ्वी पर। शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे संभाल लिया। मतलब तीसरा विश्व युद्ध अगर वहाँ पे हो जाता अमेरिका और रूस के नेतृत्व में और उनके पंटर लोगों के नेतृत्व में तो और बुरी बात होती। तो कम से कम शीत युद्ध ने समूची मनुष्य जाति पर मंडराते खतरे को जैसे तैसे करके संभाल लिया। अभी भी आप लोग सुनते होंगे कि तीसरा विश्व युद्ध जब हुआ तो वो विध्वंस हो जाएगा, मतलब कयामत आ जाएगी। ठीक है, तो उस समय भी यही भावना थी कि तीसरा विश्व युद्ध अब हो गया अभी के लिए, तब तो भाई खत्म है सब। अब आते हैं दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। दोनों महाशक्तियों विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने के लिए तुली हुई थी। दुनिया दो गुटों के बीच बहुत स्पष्ट रूप से बट गई थी। ऐसे में किसी मुल्क के लिए एक रास्ता यह था कि वह अपनी सुरक्षा के लिए किसी एक महाशक्ति के साथ जुड़ा रहे और दूसरी महाशक्ति तथा उसके गुट के देशों के प्रभाव से बच सके। यहाँ पर यही हुआ। देखिए, जो देश थे वो उन्होंने सोचा चलो किसी ना किसी को ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि मतलब किसी ना किसी पक्ष में तो जाना ही है। ऐसी स्थिति बन गई थी, या तो अमेरिका की साइड चलते हैं अगर उससे हमारा ज़्यादा बनता है तो, नहीं तो रूस की साइड हम चलते हैं, क्योंकि सबको ऐसा लग रहा था कहीं विश्व युद्ध हो ना जाए। अगर विश्व युद्ध हो गया, अगर हम बच गए तो पता नहीं दोनों मिलकर कहीं हमारे ऊपर अटैक कर दे। जो भी भावना रही हो, अब गुट बनने लगे थे। तो परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षाकृत छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। तो इन लोगों ने क्या किया, जो छोटे छोटे देश थे ना, परस्पर विरोधी गुटों की अपेक्षाकृत छोटे छोटे देशों ने महाशक्तियों के साथ अपने अपने जुड़ाव का इस्तेमाल निजी हित में किया। क्योंकि क्या होता था कि छोटे देश अगर उनके पंटर बन जाते थे तो दूसरी साइड को नुकसान पहुंचाने के लिए ये जो देश है वो उन छोटे देशों को, यानी कि जो अमेरिका हो गया या रूस हो गया, ये उन छोटे देशों को बहुत तरीके से हेल्प करते थे। उदाहरण के तौर पर अभी का बहुत ताज़ा उदाहरण है जो युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच में। ये शुरू इसी बात से हुआ था कि यूक्रेन कह रहा था कि हम नेटो ज्वाइन करेंगे, और नेटो है अमेरिका का गुट। इसके बाद मैंने पहले भी बताया। तो और यूक्रेन बिल्कुल रशिया के बॉर्डर से, रूस के बॉर्डर से सटा हुआ देश है। तो वो अगर नेटो को ज्वाइन कर लेता है तो एक तरह से अमेरिका आके रूस के बगल में बैठ जाएगा। ये सेम सिचुएशन है जब क्यूबा में रूस की मिसाइलें तैनात कर दी गई थी, तो वही सिचुएशन सेम हो जाएगा। अमेरिका, यूक्रेन अगर नेटो में ज्वाइन हो गया, मतलब अमेरिका की टीम में आ गया, तो अमेरिका का सीधा एक्सेस, अमेरिका सीधा यूक्रेन तक पहुंच जाएगा, जो कि रूस नहीं होने देना चाहता था। यही इस युद्ध का, रूस और यूक्रेन युद्ध का सबसे मेन कारण है। ठीक है, तो इसमें किसने किसका यूज़ किया? अमेरिका ने यूक्रेन का यूज़ किया रूस पर अटैक करने के लिए, लेकिन रूस ने उससे बचने के लिए पहले ही यूक्रेन पर अटैक कर दिया कि तुम इससे पहले नेटो को ज्वाइन करो, हम तुमको ही बर्बाद कर देंगे। ऐसे काम किया था पॉलिटिक्स यहाँ पे, और बाद में जो हुआ वो आप सबको मतलब पता है। इन देशों को स्थानीय प्रतिद्वंदी देश के खिलाफ सुरक्षा का वादा मिला, हथियार और आर्थिक मदद मिली। इन देशों की अपनी पड़ोसी देशों से होड़ थी। महाशक्तियों के नेतृत्व में गठबंधन की व्यवस्था से पूरी दुनिया के दो खेमों में बंट जाने का खतरा पैदा हो गया। यह विभाजन सबसे पहले कहाँ हुआ? यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन भी कहलाते हैं। पश्चिमी पूर्वी क्यों कह रहे, समझ में आ रहा है? वर्ल्ड मैप अगर देखोगे तो वर्ल्ड मैप पर एक सेकेंड वर्ल्ड मैप पर जो है बड़ा वाला वर्ल्ड मैप, ये देखो, अगर इसको हम एक डायरेक्शन मान लें तो तुम देखोगे ये जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, नहीं अमेरिका, ये पश्चिम साइड पर है। मैप में पता है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है, नीचे की साइड साउथ होता है, वेस्ट होता है, लेफ्ट की साइड वेस्ट होता है, बाएं तरफ वेस्ट होता है, और दाएं तरफ क्या होता है? ईस्ट होता है, यानी कि पूरब होता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ये पश्चिमी भाग में है, और रूस देखो पूरे पूर्वी छोर पर है। इसलिए इन देशों को पश्चिमी और पूर्वी कहा जा रहा है। ठीक है, इसका रीज़न है, ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है। ठीक है,
तो यह विभाजन जो है सबसे पहले यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देशों ने अमेरिका का पक्ष लिया, जबकि पूर्वी यूरोप सोवियत खेमे में शामिल हो गया। इसलिए ये खेमे पश्चिमी और पूर्वी गठबंधन कहलाते हैं। पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दिया। अप्रैल 1949 में उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इंग्लिश में नेटो की स्थापना हुई, जिसमें 12 देश शामिल थे। जब नेटो बना उस समय इसमें कितने देश शामिल थे? 12 देश शामिल थे। थोड़ा सा नेटो का आइडिया पहले ही लग गया होगा, मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस संगठन ने घोषणा की, देखिए इन लोगों ने क्या घोषणा की कि उत्तरी अमेरिका अथवा यूरोप के इन देशों में से, बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तरी अमेरिका और यूरोप के इन देशों में से किसी एक पर भी अगर हमला होता है तो उसे संगठन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे। नेटो में शामिल, नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। नेटो कह लो, नाटो कह लो, एक ही बात है। इंग्लिश में अगर कहोगे तो नेटो कहते हैं, हिंदी में आप नाटो भी कह सकते हैं। इसी प्रकार के पूर्वी गठबंधन को वारसा संधि के नाम से जाना जाता है और इसमें एक पूर्वी संगठन भी बना रूस के नेतृत्व में, जिसे कहते हैं वारसा संधि। जैसे नेटो था ना, वैसे ही वारसा संधि था, इंग्लिश में कहोगे तो वॉर्सो कहते हैं, ठीक है, नाम से जाना जाता है। इसकी अगुवाई सोवियत संघ ने की थी। इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। नेटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में, अप्रैल 1949 में। और वारसा संधि की स्थापना कब हुई थी? 1955 में। और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। अब नाटो वहां पे बन गया था तो काउंटर करने के लिए अपना भी देश बनाना ही था, ठीक है। एक मैप यहाँ पे छूट रहा है, मैप को हम अच्छी तरीके से देख लेंगे। पहली दुनिया यानी कि ये नेटो वाले देश, दूसरी दुनिया वारसा संधि वाले देश, और तीसरी दुनिया में ये जो इन लोगों के अलावा जो लोग छूट गए थे वो लोग हो गए तीसरी दुनिया। इसमें आप एक चीज़ देखो कि ऑस्ट्रेलिया जो यहाँ नीचे था ना, ये अमेरिका के पक्ष में था। सबसे नीचे देखो ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे ये अमेरिका के पक्ष में था। और ये जो बच गया है पूरा अफ्रीका का पूरा एरिया, नहीं सॉरी, दक्षिणी अमेरिका का पूरा एरिया, अफ्रीका का पूरा एरिया, और भारत और ये वाला जो एरिया है अरब कंट्रीज़ हो गए और थोड़ा सा सेंट्रल एशिया का पार्ट हो गया, ये लोग इसमें। और ये जो द्वीप समूह है, इसको ओशियानिया भी कहते हैं। अब ये सारे जो द्वीप समूह दिख रहे हैं ना ऑस्ट्रेलिया के ऊपर था, ये ओशियानिया का पार्ट होता है। तो ये लोग तीसरी दुनिया का पार्ट थे। और इसमें से बहुत सारे देश नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट या गुट निरपेक्ष आंदोलन का पार्ट बने थे, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं वापस। तो इसकी अगुवाई, किसकी अगुवाई? वारसा संधि की अगुवाई किसने की थी? सोवियत संघ ने की थी। और इसका मुख्य काम था नाटो में शामिल देशों का यूरोप में मुकाबला करना। शीत युद्ध के दौरान अंतर्राष्ट्रीय गठबंधनों का निर्धारण महाशक्तियों की जरूरतों और छोटे देशों के लाभ हानि के गणित से होता था। जैसा ऊपर बताया गया है, महाशक्तियों के बीच तनातनी का मुख्य अखाड़ा यूरोप बना। कुछ एक मामलों में यह भी हुआ कि महाशक्तियों ने अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए कुछ देशों पर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। ये जो महाशक्ति थी, किसी किसी को तो बुला लेते थे, कोई कोई अपने से आ जाता था, और किसी किसी को अपने अपने गुट में शामिल करने के लिए, मतलब वो देश की अगर स्थिति ऐसी होती थी वर्ल्ड मैप पर कि वो उनके फ़ायदे के लिए काम आ सकता था, तो उन पर जोर आजमाइश करके भी उनका इस्तेमाल किया गया। पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की दखल अंदाजी इसका उदाहरण है। सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप में अपने प्रभाव का इस्तेमाल किया। इस क्षेत्र के देशों में सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा पूर्वी हिस्सा सोवियत संघ के दबदबे में रहे। तो सोवियत संघ की सेना की व्यापक उपस्थिति थी पूर्वी यूरोप में, और यह सुनिश्चित करने के लिए अपना प्रभाव जमाया कि यूरोप का पूरा जो पूर्वी हिस्सा है वो सोवियत संघ के दबदबे में रहे। पूर्वी और दक्षिण पूर्व एशिया तथा पश्चिम एशिया में अमेरिका ने गठबंधन का तरीका अपनाया। इन गठबंधनों को दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन सीएटो और केंद्रीय संधि संगठन सेंटो कहा जाता है। अब दक्षिण पूर्वी एशिया में अमेरिका ने अपना दबदबा बनाने के लिए उन लोगों के साथ गठबंधन किया। दक्षिण पूर्वी एशिया के जो देश थे उनके साथ सीएटो, जो इसका फुल फॉर्म होता है दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन, इसको अगर इंग्लिश में करेंगे तो साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, दक्षिण पूर्व एशियाई संधि संगठन का। और केंद्रीय संधि संगठन जो हो जाएगा सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इसके जवाब में सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों मसलन उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए। किसके जवाब में? जो सीएटो और सेंटो बनाया अमेरिका ने दक्षिण पूर्वी देशों के साथ, उसके जवाब में सोवियत संघ ने क्या किया? साम्यवादी, सोवियत संघ और साम्यवादी चीन दोनों में साम्यवादी व्यवस्थाएं हैं, मैंने पहले भी बता दिया है। तो ये लोग एक टीम में थे। इतने पूंजीवादी थे वो लगभग एक टीम में थे अमेरिका के साइड, और साम्यवादी लोग एक टीम में थे।
तो सोवियत संघ और साम्यवादी चीन ने इस क्षेत्र के देशों यानी कि उत्तरी वियतनाम, उत्तरी कोरिया और इराक के साथ अपने संबंध मजबूत किए सिएटो और सेंटो के जवाब में। मतलब देख रहे हो पूरी दुनिया जो है दो भागों में बट रही थी, कोई इस टीम में कोई उस टीम में, और हर एक कदम अमेरिका लेता था तो उसके जवाब में एक कदम रूस लेता था यानी सोवियत संघ लेता था, और एक कदम सोवियत संघ अगर लेता था तो उसके जवाब में एक कदम कौन लेता था, अमेरिका लेता था। पूरी गुटबाजी हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। शीत युद्ध के कारण विश्व के सामने दो गुटों में बढ़ जाने का खतरा पैदा हो गया था। ऐसी स्थिति में औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों को चिंता हुई कि कहीं वो इसे अपनी आज़ादी को पाने के साथ खो न बैठे। अब देखो, ये जब चीज़ें हो रही थी तो उसी समय भारत और ऐसे अफ्रीकी जो देश थे, औपनिवेशिक शासन मतलब किसके किसके, औपनिवेशिक शासन में कौन कौन थे, भारत में आपके हो गए अंग्रेज, हो गए अंग्रेज और फ्रांसीसी मेन तौर पर हो गए, उसके अलावा पुर्तगाली भी थे, डच भी थे और बाकी लोग भी थे, ठीक है। तो इन लोगों को ये लगा कि जो लोग नए नए आज़ाद हुए थे उनको ये लगा कि औपनिवेशिक शासन मसलन ब्रिटेन और फ्रांस के चंगुल से मुक्त हुए नव देशों को यह चिंता हुई कहीं आज़ादी अभी अभी मिली और कहीं कहीं अभी मतलब कभी क्या बोल रहा हूँ, आज़ादी अभी अभी मिली और कहीं अभी हमारी आज़ादी फिर से छिन न जाए अगर हम किसी गुट को ज्वाइन कर ले, ठीक है। तो गठबंधन में भेद पैदा हुए और बड़ी जल्दी उनमें दरार पड़ी। साम्यवादी चीन की 1950 के दशक में उत्तरार्ध में सोवियत संघ से अनबन हो गई। 1950 के लास्ट आते आते साम्यवादी चीन का जो है सोवियत संघ से क्या हो गया, अनबन हो गया। सन 1969 में इन दोनों के बीच एक भूभाग पर आधिपत्य को लेकर छोटा सा युद्ध भी हो गया। मतलब पहले एक टीम में थे और 1969 तक आते आते सब लड़ मर भी गए। इस दौर की एक महत्वपूर्ण घटना गुट निरपेक्ष आंदोलन का विकास है। अब गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे, जिसका भारत भी एक पार्ट था। इस आंदोलन ने नव स्वतंत्र राष्ट्रों को दो ध्रुवीय विश्व की गुटबाजी से अलग रहने का मौका दिया। और तो ये जो आंदोलन चला गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसने ये सुनिश्चित किया कि जरूरी नहीं है कि सारे देश या तो अमेरिका के पक्ष में जाए या तो रूस के पक्ष में जाए। अपना एक अलग पक्ष भी बना सकते हैं कि हम किसी के पक्ष में नहीं है, हम किसी के पक्ष में नहीं है, ये बनाने का भी एक अलग पक्ष बनने लगा, ठीक है। अब आप ये सवाल पूछ सकते हैं कि आखिर महाशक्तियों को अपना गुट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। वैसे तो समझ में आ गया होगा पर फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन किया जा रहा है। आखिर अपने परमाणु हथियारों और अपनी स्थायी सेना के बूते महाशक्तियाँ इतनी ताकतवर थी कि एशिया तथा अफ्रीका और यहाँ तक कि यूरोप के अधिकांश छोटे देशों की साझी शक्ति का भी उनसे कोई मुकाबला नहीं था। लेकिन हमें यह समझने की ज़रूरत है कि छोटे देश निम्न कारणों से महाशक्तियों के बड़े काम के थे। पहला, महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज। अमेरिका तेल के पीछे हाथ धो के पड़ा रहता है जिस भी देश में, चाहे वो इराक हो, वेनेजुएला करके एक देश है वहाँ पर पूरा अमेरिकन कंट्रोल है तेल के लिए। ईरान के ऊपर सैंक्शन पर सैंक्शन लगाते रहता है, उसका अगर बस चले तो ईरान पर अटैक करके उसके भी तेल के कुओं को अपने अधिकार में ले ले। तो अमेरिका तेल के पीछे पागल है, ठीक है। जहाँ भी तेल मिलता है अमेरिका पहुँच जाता है। तो महत्वपूर्ण संसाधन जैसे तेल और खनिज ये जो थे छोटे देशों में मिलते थे, तो इसलिए वहाँ पर इनका अधिकार करना जरूरी था, उनसे अपना गुट बनाना जरूरी था। और गुट बनाने का लास्ट में मतलब लक्ष्य यही था कि वहाँ से हमको फ़ायदा हो, ठीक है। और इसके अलावा छोटे भू क्षेत्रों को अपने अधिकार में रखने का एक और कारण था कि भू क्षेत्र से अपने हथियारों और सेना का संचालन कर सके। जो छोटे देश को अपने कंट्रोल में रखेंगे तो उन छोटे देशों के क्षेत्रों से अपनी सेना और अपने हथियारों का आसानी से संचालन कर सकेंगे अपने विरोधी के खिलाफ। तीसरा है, सैनिक ठिकाने बनाने के लिए छोटे देशों की उपयोगिता थी। सैनिक ठिकाने बनाने के लिए जहाँ से जो महाशक्तियाँ थी वो दूसरे जो विरोधी देश होते थे उनके खिलाफ जासूसी कर सकते थे, उनके ऊपर जासूसी कर सकते थे। तो सैनिक ठिकानों के लिए छोटे देशों का महत्व था। चौथा था आर्थिक मदद। इसमें गठबंधन में शामिल बहुत से छोटे छोटे देश सैन्य खर्च वहन करने में मददगार हो सकते थे। मतलब वहाँ के संसाधनों का दोहन करके वहाँ से जो पैसे मिलते थे उस पैसे को यूज़ करके या उनको आर्थिक मदद करके जो है अपने विरोधी पक्ष को या तो कमज़ोर कर सकते थे, और उनकी हेल्प भी कभी कभी छोटे देशों की हेल्प की जाती थी ताकि उनको अपने कंट्रोल में रखा जा सके। तो आर्थिक मदद भी छोटे देशों को एक हेल्प किया जाता था आर्थिक मदद के रूप में। और फिर सैन्य खर्च वहन करने में छोटे देश की आर्थिक मदद एक हेल्प हो जाती थी, या तो वो भी हेल्प करते थे, वो म्यूचुअल हेल्प होती थी। देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो एक छोटा देश होता है उसको आप हेल्प करते हो ताकि मुसीबत के समय में वो आपके काम आए, और दूसरी तरफ ये भी होता है कि आप उस छोटे देश को कभी कभी ये कहते हो कि हम आपको सैनिक सुरक्षा देंगे, अब हमारे सैनिक यहाँ आके रहेंगे तो आपकी सुरक्षा भी होगी, तो उसके बदले में आप हमको कुछ पैसे दीजिए उसके एवज में। तो उन पैसों का यूज़ वो अपने विरोधी के खिलाफ कर सकते थे, ठीक है। तो आर्थिक मदद दोनों तरफ से होती थी। बड़े देश भी छोटे देश को आर्थिक मदद करते थे, और छोटे देश जो बड़े देश की सेना आके वहाँ पे रहती थी उसके एवज में कुछ पैसे बड़े देश को देते थे, और बड़ा देश उस पैसे को लेकर उस पैसे का यूज़ अपने विरोधी को
परेशान करने के उस पैसों का यूज़ वो कर सकता था। तो ये ऐसे कारण थे जो छोटे देशों को महाशक्तियों के लिए जरूरी बना देते थे। विचारधारा के कारण भी ये देश महत्वपूर्ण थे। गुटों में शामिल देशों की निष्ठा से यह संकेत मिलता था कि महाशक्तियां विचारों का पारस्परिक युद्ध भी जीत रही है। गुट में शामिल हो रहे देशों के आधार पर वे सोच सकती थी कि उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद समाजवाद और साम्यवाद से कहीं बेहतर है, अथवा समाजवाद और साम्यवाद उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवाद की अपेक्षा बेहतर है। मतलब यहाँ पे दोनों विचार एक दूसरे के साथ उत्पन्न होते थे। जो अमेरिका जैसे देश होंगे वो पूंजीवाद का समर्थन करेंगे, उदार लोकतंत्र का समर्थन करेंगे, और जो रूस और उसके जो साथी देश थे वो साम्यवाद का समर्थन करेंगे, क्योंकि वो लोग साम्यवादी देश है। तो जो जैसी विचारधारा का होता है उसी का समर्थन करता है। तो ये युद्ध सिर्फ एक दूसरे के ज़मीन को हथियाने, एक दूसरे को ऊंचा नीचा दिखाने का युद्ध नहीं था। इस युद्ध में एक्चुअली विचारधारा का भी युद्ध था कि मेरी विचारधारा उससे बेहतर है, उसकी विचारधारा मेरे से बेहतर है। दोनों टीम में ये चीज़ थी। ठीक है, अब शीत युद्ध के दायरे में कौन कौन सी चीज़ें आती है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान अनेक संकट जो है वो सामने आए। क्यूबा के जिस मिसाइल संकट का हमने इस अध्याय में शुरुआत की वह इनमें से एक उदाहरण था। शीत युद्ध के दौरान क्यूबन मिसाइल क्राइसिस या क्यूबा का जो मिसाइल संकट के जिसके बारे में हमने अभी पढ़ा वो एक उदाहरण था। इसी के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ हुए। वह इनमें से एक था शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई। ऐसे नहीं थी कि खूनी लड़ाइयाँ नहीं हुई, जैसा कि हमने शुरू में देखा कि शीत युद्ध डायरेक्ट युद्ध के बारे में नहीं था। इसमें क्या होता था, इसको प्रॉक्सी वॉर कहते हैं, मतलब छुप छुप के लड़ाई करना। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ से सीधा हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो शीत युद्ध के दौरान खूनी लड़ाइयाँ भी हुई, लेकिन यहाँ ध्यान देने की बात यह भी थी कि इन संकटों और लड़ाइयों की परिणति तीसरे विश्व युद्ध के रूप में नहीं हुई। खूनी लड़ाई हुई तो सही, लेकिन इतना कंट्रोल वे में हुआ, या हम ऐसा कह सकते हैं कि समय का एक तकाजा रहा होगा, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि दोनों में से कोई भी देश, अमेरिका और सोवियत संघ, को ये भी नहीं चाहता था कि तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाए। क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध अगर शुरू हो जाता उस टाइम पे 1945 में ऑलरेडी दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ था, उसके बाद अगर तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता तो दुनिया खत्म हो जाती। ठीक है, तो खूनी लड़ाइयाँ कहाँ कहाँ हुई है, तो दोनों महाशक्तियाँ कोरिया की लड़ाई में आमने सामने थी, 1950 से 1953 के बीच में हुआ था। बर्लिन की लड़ाई में आमने सामने थी जब 1958-1962 में हुआ था। डायरेक्ट आमने सामने नहीं थी, लेकिन सीधा सीधा हाथ था इनका। कांगो की लड़ाई में 1960 के दशक में शुरुआत हुई और अन्य कई जगहों पर भी सीधे सीधे मुठभेड़ की स्थिति में आ चुकी थी। संकट गहराता गया क्योंकि दोनों में से कोई भी पक्ष पीछे हटने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। जब हम शीत युद्ध के दायरों की बात करते हैं तो हमारा आशय ऐसे क्षेत्रों से होता है जहां विरोधी खेमों में बटे देशों के बीच संकट के अवसर आए, युद्ध हुए या इनके होने की संभावना बनी, लेकिन बातें एक हद से ज़्यादा नहीं बढ़ी। वही बात है कि युद्ध तो हुए, चाहे वो डायरेक्ट युद्ध हो इनडायरेक्ट युद्ध हो, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि ऐसी नौबत नहीं आई कि भाई तीसरा वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस बन जाए। ऐसी नौबत तो कम से कम नहीं आई। ठीक है, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कोरिया, वियतनाम और अफगानिस्तान जैसे कुछ क्षेत्रों में व्यापक जनहानि हुई। अफगानिस्तान के बारे में तो आपको पता ही है कि क्या जनहानि हुई थी। 2001 में ओसामा बिन लादेन नाम के आतंकी ने, जो एक अफगानिस्तान के आतंकी संगठन अलकायदा से संपर्क रखता था, जिसको बनाया भी अमेरिका ने ही था, वो एक अलग टॉपिक है, कभी बताएंगे क्लास में। तो इसने क्या किया था, न्यूयॉर्क में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 2 विमान घुसा दिए थे और पूरी की पूरी इमारत गिर गई थी। लगभग 3000 से ज़्यादा लोग मारे गए थे उस दिन वहाँ पे अमेरिका में। उसके बाद उस ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अमेरिका जो था वो अफ़गानिस्तान में घुस गया और 2001 से लेकर अभी हाल में 2019-20 तक अमेरिका वहाँ पे बैठा रहा। बहुत पैसा बर्बाद हुआ, बहुत सैनिकों की जानें गई अमेरिका की, बहुत से आतंकियों को भी मारा गया। ऐसी बात नहीं थी कि नहीं मारा गया, लेकिन फिर भी अफ़गानिस्तान को ये लोग काबू नहीं कर पाए और लास्ट में उसी जिस तालिबान को मिटाने के लिए ये लोग घुसे थे अफ़गानिस्तान में, उसी तालिबान को के हाथ में अफ़गानिस्तान को सौंप कर ये लोग वहाँ से 9-2-11 हो गए अमेरिका वाले। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। विश्व परमाणु युद्ध से बचा रहा और वैमनस्य जो था वो विश्वव्यापी नहीं हो पाया, यानी दुश्मनी जो थी वो विश्वव्यापी नहीं हो पाई। कई बार ऐसे अवसर आए जब दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद जारी नहीं रह पाया और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी। कभी कभी क्या होता है, दो देश के बीच जब युद्ध होता है ना, तो सारे राजनैतिक संपर्क, राजनयिक संपर्क ये बंद कर दिए जाते हैं। आपको ये तो पता ही होगा कि दूसरे देशों में हमारे देशों के दूतावास होते हैं। तो दूतावास में क्या होता है, भारत की तरफ से कोई प्रतिनिधि किसी दूसरे देश में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। उस देश को अगर भारत को कोई संदेश भेजना होगा तो वो डायरेक्ट वो देश
हमारे देश का जो भी राजदूत, जो भी राजनयिक वहाँ पे होगा ना उस देश में, उसको बुलाएगा और उसको बातें करेगा। तो ये संपर्क इससे बढ़ता है दो देशों के बीच में। तो कई बार ऐसा हुआ कि दोनों महाशक्तियों के बीच राजनयिक संवाद भी जारी नहीं रह पाया, स्थितियाँ इतनी बिगड़ गई। जब युद्ध होता है तो ये अपने राजनयिकों को वापस बुला लेते हैं वहाँ से, ठीक है। और इससे दोनों के बीच गलतफहमियां बढ़ी, मतलब किसके किसके बीच, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। ऐसे कई मौके आए जब शीत युद्ध के संघर्षों और कुछ गहन संकटों को टालने में दोनों गुटों से बाहर के देशों ने कारगर भूमिका निभाई। कभी कभी ऐसा भी हुआ कि दोनों देशों के बीच में जो गलतफहमियां थी उसको दूर करने के लिए बाहरी देश भी मदद के लिए आगे आए। इस संदर्भ में गुट निरपेक्ष देशों की भूमिका को नहीं भुलाया जा सकता। तो गुट निरपेक्ष देशों के बारे में हमने बताया कि कुछ लोग ऐसे थे जो अमेरिका और सोवियत संघ दोनों के साथ रहने से मना कर दिया था। इन्होंने बोला कि नहीं भाई, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम अलग रहेंगे। तो वो जो देश अलग थे उनको क्या कहा गया, गुट निरपेक्ष देश। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रमुख नेताओं में एक जवाहरलाल नेहरू थे, जो उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के एक प्रमुख नेताओं में हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू भी थे। नेहरू ने उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो कोरिया वाला वॉर दिया हुआ था ना पिछले पेज में, कोरिया का युद्ध, उसमें 1951-52 दिया हुआ था मेरे ख्याल से। 1901 सेकेंड हम देख, यहाँ है 1950 से 1953 ये जो कोरिया का युद्ध है। तो इसी में ये सुलह कराने में हमारा देश के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी योगदान रहा। कांगो संकट में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने प्रमुख मध्यस्थ की भूमिका निभाई। तो कांगो संकट में किसने मध्यस्थ की भूमिका निभाई, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने, तत्कालीन महासचिव जो भी रहे होंगे। अंततः यह बात उभर कर सामने आती है कि महाशक्तियों ने समझ लिया था कि युद्ध को हर हालत में टालना जरूरी है। इसी समझ के कारण दोनों महाशक्तियों ने संयम बरता और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जिम्मेवारी भरा बर्ताव किया। शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था, ठीक है। मतलब शीत युद्ध में क्या हुआ कि मध्यस्थता जब कर दी गई तो इन लोगों को भी समझ में आया, नहीं भाई डायरेक्ट युद्ध में हम लोग नहीं जा सकते हैं, बड़ा नुकसान हो जाएगा। और शीत युद्ध कभी विश्व के एक क्षेत्र में कभी दूसरे क्षेत्र में सरकता चला गया। जहाँ भी युद्ध होता था, जहाँ भी दोनों अमेरिका और रूस जहाँ एक साथ आ जाते थे, उसको शीत युद्ध के अंतर्गत ही हम लोग मानेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है कि शीत युद्ध एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र की तरफ सरकता गया और इसमें संयम का तर्क ही काम कर रहा था कि संयम रखिए, युद्ध में डायरेक्ट चले जाएंगे तो नुकसान ही नुकसान होगा। हालांकि शीत युद्ध के दौरान दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई, कभी भी दोनों ही गठबंधनों के बीच प्रतिद्वंदिता समाप्त नहीं हुई। इसी कारण एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में भी दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किए और लगातार युद्ध के लिए तैयारी करते रहे। तो प्रतिद्वंदिता तो कभी समाप्त नहीं हुई, भले बीच बचाव कर दिया गया। गांव में कभी झगड़ा होता है तो बीच बचाव करने पर उस समय झगड़ा रुक जाता है, लेकिन क्या दुश्मनी खत्म हो जाती है? नहीं, दुश्मनी खत्म नहीं होती है। तो इन दोनों के बीच की जो प्रतिद्वंदिता थी, जो दुश्मनी थी, वो कभी खत्म नहीं हुई और एक दूसरे के प्रति शंका की हालत में दोनों गुटों ने भरपूर हथियार जमा किया। तो दोनों गुटों को ये लगता था कि दूसरी जो पार्टी है वो हमारे ऊपर अटैक कर सकती है। अब उस अटैक का जवाब देने के लिए ये लोग क्या करते थे, हथियार जमा करते थे और युद्ध की तैयारी हमेशा करते रहते थे, ठीक है। और इसी क्रम में हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए ज़रूरी माना गया। हथियारों के बड़े जखीरे को युद्ध से बचे रहने के लिए जरूरी माना गया। कहा जाता है कि बिना शक्ति के शांति संभव नहीं है। ऐसा कुछ कहा जाता है कि अगर आपके पास शक्ति नहीं है तो आप शांति की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शांति की कल्पना आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास विध्वंस करने की शक्ति होती है। ये बड़ा ही कड़वा सत्य है, किंतु बात बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। दोनों देश लगातार इस बात को समझ रहे थे कि संयम के बावजूद युद्ध हो सकता है, मतलब शक था कि युद्ध हो सकता है। दोनों पक्षों में से कोई भी एक दूसरे के हथियारों की संख्या को लेकर गलत अनुमान लगा सकता था। दोनों गुट एक दूसरे की मंशा को समझने में भूल कर सकते थे। इसका तो एक सवाल यह भी था कि कोई परमाणु दुर्घटना अगर हो गई तो क्या होगा। परमाणु दुर्घटना कहने का मतलब कोई परमाणु बम अगर गलती से छूट गया या ऐसा कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, क्योंकि परमाणु बम एक बार अगर छूट गया और वो गिर गया जहाँ पर, तो जो नुकसान होगा वो तो कैसा नुकसान होगा, आपको हिरोशिमा और नागासाकी का उदाहरण पता है, ठीक है। तो इसके अतिरिक्त सवाल यह भी था कि परमाणु दुर्घटना हो गई तो क्या होगा। अगर गलती से कोई परमाणु हथियार चल जाए या कोई सैनिक शरारतन युद्ध शुरू करने के इरादे से हथियार चला दे, कोई सैनिक ऐसा हुआ कि उसमें खतरनाक टाइप का सैनिक निकला और ऐसे मजे मजे में उसको लगा कि नहीं युद्ध हमको करना है, पागल टाइप के सनकी टाइप के लोग होते हैं, तो कहीं उसने चला दिया तो क्या होगा। तो अगर परमाणु हथियार के कारण दुर्घटना हो जाए तो क्या होगा। ऐसी दुर्घटना का शिकार हुए देश के नेताओं को कैसे पता लगेगा कि यह शत्रु का षड्यंत्र नहीं अथवा दूसरी तरफ से कोई मिसाइल नहीं दागी गई है, बल्कि यह महज एक दुर्घटना है। तो ये सारी
समस्याएं थी। इसके अलावा ये जो लेफ्ट साइड में जितना दिया हुआ है ना शीत युद्ध का जो घटनाक्रम है, ये पूरा एकदम आप लोग याद कर लेंगे। 1947 साम्यवाद को रोकने के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन का सिद्धांत, उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन थे। 47 से 52 के बीच में मार्शल प्लान लगाया गया। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में अमेरिका ने सहायता की। पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण में जो विश्व युद्ध से जो हानि हुई थी उसके बाद पुनर्निर्माण करने के लिए अमेरिका ने हेल्प की। 1948 1949 सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की घेराबंदी। अमेरिका और उसके साथी देशों ने पश्चिमी बर्लिन के नागरिकों को जो आपूर्ति भेजी थी उसे सोवियत संघ ने अपने विमानों से उठा लिया। तो पहला तो यहीं पे मामला गड़बड़ाने लगा। उसके बाद 1955 से 53 तक कोरियाई युद्ध हुआ। 1954 में वियतनामियों के हाथे दायन बियन फू में फ्रांस की हार हुई। जेनेवा समझौते पर हस्ताक्षर हुए। 17वीं समानांतर रेखा द्वारा वियतनाम का विभाजन कर दिया गया। तो वियतनाम का विभाजन कौन सी रेखा द्वारा किया गया? 17वीं समानांतर रेखा। कभी अगर पूछेगा कि वियतनाम का विभाजन किस रेखा द्वारा किया गया है तो आंसर होगा 17वीं समानांतर रेखा। सीएटो का गठन, सीएटो के बारे में हमने पढ़ा था, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था जब हम नाटो वगैरह पढ़ रहे थे, उसके बाद इसका वर्णन आया था। ठीक है, उसके बाद वियतनाम में अमेरिका हस्तक्षेप हुआ 1954 से 1975 तक। अमेरिका वियतनाम के साथ भी युद्ध पर गया हुआ है। ये डिटेल में अगर आगे कोई पढ़ने को मिला तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो यूट्यूब पर अगर आप लोगों को रुचि है तो आप देख सकते हैं। वियतनाम युद्ध के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया। 1955 में बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर। बगदाद जो है वो इराक की राजधानी है। बगदाद समझौते पर हस्ताक्षर, बाद में इसे सेंटो के नाम से जाना गया। यही जो बगदाद समझौता था इसको किसके नाम से जाना गया? सेंटो के नाम से जाना गया। हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। तो हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप कब हुआ? 1956। और ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? हम शीत युद्ध के घटनाक्रम पढ़ रहे हैं। उसके अलावा 1961 में क्यूबा में अमेरिका द्वारा प्रायोजित बे ऑफ पिग्स का आक्रमण, ये क्यूबन मिसाइल क्राइसिस के अंतर्गत हम लोग आ गए। 1961 में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई, जर्मनी में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई। 1962 में क्यूबा का मिसाइल संकट आ गया। 65 में डोमिनिकन रिपब्लिक में अमेरिकी हस्तक्षेप। डोमिनिकन रिपब्लिक भी अमेरिका के पास ही एक रिपब्लिक है, वहाँ पे अमेरिकी हस्तक्षेप, छोटा सा देश है डोमिनिका करके। 1968 चेकोस्लोवाकिया में सोवियत हस्तक्षेप। 1972 में अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन का चीन दौरा हुआ। 1972 में 1978 से 1989 में कंबोडिया में वियतनाम का हस्तक्षेप हुआ। 1979 से 1989 के बीच अफगानिस्तान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। 1985 में गोर्बाचोव सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, सुधार की प्रक्रिया आरंभ हुई। 1989 में बर्लिन की दीवार गिरी और खड़ी कब की गई थी? 1961 में। 1961 में खड़ी की गई, 1989 में गिर गई। पूर्वी यूरोप के सरकारों के विरुद्ध लोगों का प्रदर्शन हुआ। 1990 में जर्मनी का एकीकरण हुआ और सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ और इसी के साथ शीत युद्ध की जो है वो समाप्ति हुई। तो ये वाला याद करना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है, ये कार्टून बनाया गया। ये दोनों कार्टून मशहूर भारतीय कार्टूनिस्ट कुट्टी ने बनाए हैं। इनमें शीत युद्ध को लेकर भारत के नज़रिए को चित्रित किया गया है। पहला कार्टून उस समय का है जब समाजवादी सोवियत गणराज्य को अंधेरे में रखकर अमेरिका ने चीन के साथ गुपचुप दोस्ती गांठी। इस कार्टून में दिखाए गए किरदारों के बारे में और जानकारी जुटाई है। ये सब काम करने वाली बात है। देखिए कार्टून अगर आपको समझ में आता है तो समझिए। ये जो मोटा सा आदमी बैठा हुआ है ये यूएसएसआर है, यानी कि सोवियत संघ है। और ये बगल में जो बैठी हुई है ये कौन है? बैठी हुई है, बैठा हुआ है, क्या बैठी हुई है? ये यूएस है, यहाँ पे यूएस लिखा हुआ है और पीछे पता नहीं। और यूएस जो है ये जो पीछे है ये वाला, ये चाइना है। तो ये दिखा रहा है कि यूएस चुपके में चाइना से दोस्ती कर रहा है। ठीक है, चीन के हाथों में अमेरिका का हाथ, राजनीतिक बसंत। देखिए, चलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग सीधा आगे बढ़ रहे हैं। इस कारण समय रहते अमेरिका और सोवियत संघ के कुछ एक परमाणविक और अन्य हथियारों को सीमित या समाप्त करने के लिए आपस में सहयोग करने का फैसला किया। दोनों महाशक्तियों ने फैसला किया कि अस्त्र नियंत्रण द्वारा हथियारों की होड़ पर लगाम कसी जा सकती है और उसमें स्थायी संतुलन जो है वो लाया जा सकता है। ऐसे प्रयास की शुरुआत सन 1960 के दशक के उत्तरार्ध में हुई और एक दशक के भीतर दोनों पक्षों ने 3 अहम समझौते पर दस्तखत किए। ये संधियां थी परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि, परमाणु अप्रसार संधि और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि। ये तीनों संधि अभी भी कार्यरत है, मतलब अभी भी ये तीनों संधियां की जाती है। जो परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है, परमाणु अप्रसार संधि है और परमाणु प्रक्षेपास्त्र परिसीमन संधि है। इसको इंग्लिश में कहते हैं एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। और इन दोनों का भी इंग्लिश में ऐसे कुछ नाम है जो ज़्यादा फेमस है, आप लोग एक बार पता कीजिएगा इसको, नहीं तो हम क्लास में बता देंगे। इसके बाद महाशक्तियों ने अस्त्र परिसीमन के लिए वार्ताओं के कई दौर किए और हथियारों पर अंकुश रखने के लिए अनेक संधियां की। ठीक है,
इधर है गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कौन लोग थे, तो पहले थे जोसेफ ब्रॉज टीटो 1892 से 1980 तक। 1892 में जन्म हुआ और 1980 में मौत हुई इनकी। यूगोस्लाविया के शासक थे ये, दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी के खिलाफ लड़े, साम्यवादी सोवियत संघ से दूरी बनाए रखी, यूगोस्लाविया में एकता कायम की इन्होंने, इसके लिए जाने जाते हैं। दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, 1889 में जन्म हुआ, 1964 में मौत हुई इनकी। भारत के पहले प्रधानमंत्री थे 1947 से 1964 तक। एशियाई एकता, अनऔपनिवेशीकरण और निरस्त्रीकरण के प्रयास किए और विश्व शांति के लिए शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की वकालत की इन्होंने। उसके बाद यहाँ डायरेक्ट आते हैं दो ध्रुवीयता को चुनौती, गुट निरपेक्षता। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम देख चुके हैं कि किस तरह शीत युद्ध की वजह से विश्व दो प्रतिद्वंदी गुटों में बंट रहा था। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका और लातिनी अमेरिका मतलब लैटिन अमेरिका के नव स्वतंत्र देशों को एक तीसरा विकल्प दिया। यह विकल्प था दोनों महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने का। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रॉज टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर, ये तीन नाम इंपॉर्टेंट है गुट निरपेक्षता में। पहला नाम है यूगोस्लाविया के शासक जो थे जोसेफ ब्रीज टीटो, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये तीनों मेन थे और इनका समर्थन किसने किया था? इंडोनेशिया के सुकर्नो और घाना के वामे एनक्रुमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पांच नेता गुट निरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक कहलाए। ये पांच नेता। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। यह सम्मेलन कम से कम तीन बातों की परिणति था। इन पांच देशों के बीच सहयोग होगा, शीत युद्ध का प्रसार और इसके बढ़ते हुए दायरे, इसके बारे में बात की गई थी। और तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय फलक पर बहुत से नव स्वतंत्र अफ्रीकी देशों का नाटकीय उदय। 1960 तक संयुक्त राष्ट्र संघ में 16 नए अफ्रीकी देश बतौर सदस्य शामिल हो चुके थे। तो ये सब विषय थे गुट निरपेक्ष आंदोलन का। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य देश शामिल हुए। समय गुजरने के साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की सदस्य संख्या बढ़ती गई। 2019 में अजरबैजान में हुए 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश शामिल हुए। 2019 में अजरबैजान में 18वें सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन के 18वें सम्मेलन में 120 सदस्य देश और 17 पर्यवेक्षक देश जो है वो शामिल हुए। जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। एक सेकंड हम देख लेते हैं कि ये वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई थिंक हो रहा है, ठीक है, बढ़िया। तो जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, वैसे वैसे इसमें विभिन्न राजनीतिक प्रणाली और अलग अलग हितों के देश शामिल होते गए। इससे गुट निरपेक्ष आंदोलन के मूल स्वरूप में बदलाव आया। इसी कारण गुट निरपेक्ष आंदोलन की सटीक परिभाषा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। वास्तव में यह आंदोलन है क्या? दरअसल यह आंदोलन क्या नहीं है, यह बताकर इसकी परिभाषा करना ज़्यादा सरल है। यह महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन के बारे में अगर कोई पूछेगा तो सिंपल एक लाइन में हम कह सकते हैं कि यह जो है महाशक्तियों के गुटों में शामिल न होने का आंदोलन है। महाशक्तियों के गुटों से अलग रहने की इस नीति का मतलब यह नहीं है कि इस आंदोलन से जुड़े देश अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से अलग थलग रखते हैं या तटस्थता का पालन करते हैं। मतलब इन दोनों के टीम में हम लोग शामिल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामले हो रहे हैं उसमें कोई रुचि नहीं है, उसमें हम लोग बिल्कुल उसमें हाथ नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। गुट निरपेक्षता का मतलब पृथकतावाद नहीं है। पृथकतावाद का अर्थ होता है अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना, मतलब अपने को अंतर्राष्ट्रीय मामलों से काट कर रखना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व में जो कुछ भी हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है हमको, हम अपना देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए। 1787 में अमेरिका में स्वतंत्रता की लड़ाई हुई थी। इसके बाद से पहले विश्व युद्ध की शुरुआत तक अमेरिका ने अपने को राष्ट्रीय मामलों से अलग रखा, यानी कि 1914 तक उसने पृथकतावाद की विदेश नीति अपनाई थी कि हमको किसी और से मतलब नहीं रखना है। इसके विपरीत गुटनिरपेक्ष देशों ने, जिसमें भारत भी शामिल है, शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए प्रतिद्वंदी गुटों के बीच मध्यस्थता में सक्रिय भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष देशों की ताकत की जड़ उसकी आपसी एकता और महाशक्तियों द्वारा अपने अपने खेमे में शामिल करने की पुरजोर कोशिशों के बावजूद ऐसे किसी खेमे में शामिल न होने के उसके संकल्प में है। गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता का धर्म निभाना भी नहीं है, ठीक है। गुटनिरपेक्षता का यह भी अर्थ नहीं है कि हम बिल्कुल तटस्थ रहेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। तटस्थता का अर्थ होता है मुख्यतः युद्ध में शामिल न होने की नीति का पालन करना। तटस्थता की नीति का पालन करने वाले देश के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह युद्ध को समाप्त करने में मदद करे।
ऐसे देश युद्ध में संलग्न नहीं होते और न ही युद्ध के सही गलत होने के बारे में उनका कोई पक्ष होता है। जो लोग तटस्थ होते हैं उनके बात की जा रही है यहाँ पे। दरअसल कई कारणों से गुटनिरपेक्ष देश, जिसमें भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल हुए हैं। ठीक है, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में भारत की जो उस समय की ब्रिटिश सेना थी वो भी युद्ध में शामिल हुई थी। खैर ये बात उसके बाद की है, पर फिर भी ऐसा नहीं है कि किसी भी मामले में कभी भी गुटनिरपेक्ष देश जो रहे हैं वो युद्ध में शामिल नहीं हुए हैं। इन देशों ने दूसरे देशों के बीच युद्ध को होने से टालने के लिए काम किया है और हो रहे युद्ध के अंत के लिए भी प्रयास किए हैं। तो गुटनिरपेक्ष देश बिल्कुल अलग नहीं रहे हैं। जो युद्ध चल रहे हैं उनको कभी कभी एंड करने के लिए भी इन लोगों ने क्या किया है, प्रयास किया है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। गुटनिरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देश भर नहीं थे। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों को अल्प विकसित देश का दर्जा मिला था, यानी कि विकासशील देश, अल्प विकसित देश। भारत अभी भी एक विकासशील देश है। इन देशों के सामने मुख्य चुनौती आर्थिक रूप से और ज़्यादा विकास करने की तथा अपनी जनता को गरीबी से उबारने की थी। नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से भी आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। बगैर टिकाऊ विकास के कोई देश सही मायनों में आज़ाद नहीं रह सकता है। उसे धनी देशों पर निर्भर रहना पड़ता, जैसा कि पाकिस्तान हर जगह जाकर भीख मांगते रहता है। ठीक है, 1947 में 2 देश आज़ाद हुए थे, भारत और पाकिस्तान। भारत अभी बहुत तरक्की कर चुका है, बहुत आगे जा चुका है, कम से कम इस मामले में। किसी से कम ऐसे भीख मांग मांग के, प्रधानमंत्री को हर देश में जाके भीख मांग मांग के अपने देश के लिए पैसे इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। और जबकि पाकिस्तान देख लो, भिखारी देश ही है, सबसे भीख मांगते रहता है। कौन सा ऐसा देश है जिससे लोन नहीं लिया हुआ है, सबसे लोन लेके बैठा पड़ा है। तो इसमें वह उपनिवेशक देश भी हो सकता था जिसे राजनीतिक आज़ादी हासिल की गई। कहने का मतलब है कि जब तक आप आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र नहीं हो जाते तब तक ये कहना व्यर्थ है कि आप स्वतंत्रता आपको सही मायनों में मिल चुकी है। क्योंकि जो आपको पैसा देगा ज़िंदगी में जो इंसान आपको पैसा दे रहा है, आपको उसके अंडर में रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ देशों के साथ भी है। जो अमीर देश आपको पैसा देगा तो वो बिना स्वार्थ के आपको पैसा नहीं देगा। आज के टाइम में कोई इतना उदार, कोई इतना बड़े दिल वाला नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है कि आर्थिक विकास जब कोई एक देश का नहीं हो पाता है जब तक पूरी तरीके से, तब तक उसे आज़ाद मानना व्यर्थ है। इसी समझ से नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का धारणा का जन्म हुआ था। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD, ये होता है UNCTAD। फुल फॉर्म इंग्लिश में आप लोग सर्च करना और बताना UNCTAD का फुल फॉर्म क्या होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप लोग के लिए ये होमवर्क टाइप का रहेगा, एक बार सर्च करना। ये होता है UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस, और उसके बाद जो भी है वो आप बताएंगे, UNCTAD। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। हम भी पागल हैं, ऑलरेडी बताया हुआ है UNCTAD, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है कभी कभी, ये मिट भी नहीं रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कब? 1972 में। इस रिपोर्ट में वैश्विक व्यापार प्रणाली में सुधार का प्रस्ताव किया गया था। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सुधारों से क्या फ़ायदा होने वाला है। तो पहला था, अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त होगा जिसका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि जो देश होते हैं, बड़े देश, वो छोटे देश में इसलिए भी घुसना चाहते हैं कि वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर सके। जिसमें हमने अमेरिका का उदाहरण लिया था कि अमेरिका किसी देश में तेल के लिए घुसता है। तो ये जो एक नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देशों ने इनके लिए ज़रूरी थी, ये जो अल्प विकसित देश थे इनके लिए एक ज़रूरी थी कि एक आर्थिक व्यवस्था की धारणा जन्म हो। उसमें मेन पॉइंट क्या था कि अल्प विकसित देशों को उन प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण प्राप्त करना होगा जिनका दोहन पश्चिम के विकसित देश करते हैं। मतलब अपना संसाधन अपने पास रखने की कोशिश करनी होगी। दूसरा पॉइंट था, अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी देशों के बाजार तक होगी। जब देखो अल्प विकसित देश कह ले तो इसमें सिंपली भारत को भी समझ लेना कि भारत भी उस समय अल्प विकसित देश था, और अफ्रीका के जितने देश थे जो उपनिवेशवाद से आज़ाद हुए थे अभी अभी, उसी ज़्यादा गुटनिरपेक्ष आंदोलन में इन्हीं लोगों की टीम ज़्यादा थी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में, जो लोग अभी अभी आज़ाद हुए थे। अभी किसी और टीम को ज्वाइन करके अगर युद्ध वगैरह में ये लोग जाने की सोचे तो ये लोग फिर गुलाम हो जाते। मतलब अभी अभी गुलामी से निकले थे और फिर किसी अमेरिका, किसी रशिया के ये लोग गुलाम हो जाते, सोवियत संघ का गुलाम हो जाते।
तो दूसरा पॉइंट ये था कि अल्प विकसित देशों की पहुंच पश्चिमी बाजारों तक होगी और वे अपना सामान बेच सकेंगे और इस तरह गरीब देशों के लिए यह व्यापार फायदेमंद होगा। पश्चिमी देशों से मंगाई जा रही प्रौद्योगिकी से लागत कम होगी और अल्प विकसित देशों के अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संसाधनों में भूमिका बढ़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये 5 लोग थे ना, तो 3 लोगों का हमने पहले वहाँ पे अध्ययन किया है ऊपर, 2 लोग और यहाँ बच रहे हैं, गमाल अब्दुल नासिर। ये 1918 में जन्म हुआ था, 1970 में मौत हुई। सन 1970 तक मिस्र के शासक रहे ये। अरब राष्ट्रवाद, समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध रहे। सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण इन्होंने ही किया। इसकी वजह से सन 1956 में अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष हुआ था। सुकर्णो 1901 से 1970 इंडोनेशिया के पहले राष्ट्रपति, 1945 से 1965 तक रहे। स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। समाजवाद और साम्राज्यवाद विरोध के लिए प्रतिबद्ध रहे। बांडुंग सम्मेलन के आयोजक रहे ये। सैनिक विद्रोह में इनका तख्ता पलट हुआ था, किनका? सुकर्णो का। और ये कहाँ के शासक थे? इंडोनेशिया के। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक और संस्थापक यहाँ पे थे, वामे नक्रुमा। नहीं, ऊपर हम लोग दो पढ़े थे, ये 2 और यहाँ पे पढ़ा, और एक ये 5वें वामे नक्रुमा। ये घाना के पहले प्रधानमंत्री थे। 1952 से 1966 तक घाना के प्रधानमंत्री रहे। आज़ादी की लड़ाई के अगुवा थे ये। अफ्रीकी एकता और समाजवाद के पक्षधर थे। नव उपनिवेशवाद का विरोध किया। सैनिक षड्यंत्र में इनका भी तख्ता पलट हुआ। वापस आता है, गुटनिरपेक्षता की प्रकृति धीरे धीरे बदली और इसमें आर्थिक मुद्दों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। बेलग्रेड में हुए पहले सम्मेलन में आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। बेलग्रेड में पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1961 में, और इसमें आर्थिक मुद्दे ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं थे। सन 1970 के दशक के मध्य तक आर्थिक मुद्दे प्रमुख हो उठे। इसके परिणाम स्वरूप गुटनिरपेक्ष आंदोलन आर्थिक दबाव समूह बन गया। सन 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए चलाए रखने के प्रयास मंद पड़ गए। इसका मुख्य कारण था विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। तो 1980 के दशक के उत्तरार्ध तक नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने, यानी गुटनिरपेक्ष देशों की आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो प्रयास थे वो मंद पड़ गए। और उसका मुख्य कारण क्या था? विकसित देशों द्वारा किया जा रहा तेज विरोध। विकसित देश एक सुर में विरोध कर रहे थे, जबकि गुटनिरपेक्ष देशों को इस विरोध के बीच अपनी एकता बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी। अब देखिए, जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन वाले जो देश थे वो एक तीसरा पक्ष बना रहे थे। ऑलरेडी 2 पक्ष बने हुए थे, एक पक्ष था अमेरिका और एक पक्ष था सोवियत संघ। अब तीसरा पक्ष जब ये बना रहे थे और अपनी आर्थिक स्थिति को लगातार मजबूत कर रहे थे, तो कोई भी अगर अपने आसपास किसी और टीम को मजबूत होता हुआ देखता है तो उसका विरोध करता है। और ये जो महाशक्तियाँ थी, इनके सामने जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो देश थे वो ज़्यादा मजबूत थे नहीं, क्योंकि हमने भी पढ़ा कि ये अल्प विकसित देश थे। ठीक है, तो ये लोग जब विरोध कर रहे थे एक सुर में, तो इसके परिणाम इस पर पड़े और आर्थिक वृद्धि जो हो रही थी, आर्थिक विकास जो हो रहा था वो कम पड़ गया। ठीक है, और इसको बनाए रखने के लिए जी तोड़ मेहनत करनी पड़ रही थी, ज़रूरत से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। और इसके बाद हम आते हैं भारत और शीत युद्ध पर। उसके बाद आते हैं भारत और शीत युद्ध पर। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध के दौर में भारत ने 2 स्तरों पर अपनी भूमिका निभाई। एक स्तर पर भारत ने सजग और सचेत रूप से अपने को दोनों महाशक्तियों की खेमेबंदी से क्या किया? अलग रखा। दूसरे, भारत के उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों भारत ने उपनिवेशों के चंगुल से मुक्त हुए नव स्वतंत्र देशों के महाशक्तियों के खेमे में जाने का पुरजोर विरोध हुआ। भारत ने ऐसा कहा कि जो लोग अभी अभी स्वतंत्र हुए हैं वो लोग तो कम से कम महाशक्तियों के खेमे में मत ही जाओ। भारत की नीति न तो नकारात्मक थी और न ही निष्क्रियता की। नेहरू ने विश्व को याद दिलाया कि गुटनिरपेक्षता कोई पलायन की नीति नहीं है। इसके विपरीत भारत शीत युद्धकालीन प्रतिद्वंदिता की जकड़ ढीली करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के पक्ष में था। मतलब गुटनिरपेक्षता इसका मतलब ये नहीं था कि एकदम अलग अलग था। भारत ये सारे काम कर रहा था, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करने के भी पक्ष में था गुटनिरपेक्ष देशों के। भारत ने दोनों गुटों के बीच मौजूद मतभेदों को कम करने की भी कोशिश की, यानी अमेरिका और रूस के बीच जो मतभेद थे उसको भी कम करने की कोशिश की। और इस तरह उसने इन मतभेदों को पूर्णव्यापी युद्ध का रूप लेने से रोका। भारत के राजनयिकों और नेताओं का उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौर के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने और मध्यस्थता करने के लिए हुआ। तो भारत के जो भी राजनयिक रहे और जो भी नेता रहे, उनका उपयोग अक्सर शीत युद्ध के दौरान के प्रतिद्वंदियों के बीच संवाद कायम करने, यानी बात करने और मध्यस्थता करने के लिए हुआ, यानी बीच बचाव करने के लिए। मिसाल के तौर पर 1950 के दशक के शुरुआती सालों में कोरियाई युद्ध के दौरान भारत के जो राजनयिक थे
भारत के जो नेता थे उनका उपयोग हुआ किस चीज़ के लिए? बीच बचाव करने के लिए। यहाँ यह याद रखना भी जरूरी है कि भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्यों को भी ऐसे कामों में संलग्न रखा। शीत युद्ध के दौरान भारत ने लगातार उन क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को सक्रिय बनाए रखने की कोशिश की जो अमेरिका अथवा सोवियत संघ के खेमे से नहीं जुड़े हुए थे। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया। नेहरू ने स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्रों के एक सच्चे राष्ट्रकुल के ऊपर गहरा विश्वास जताया जो शीत युद्ध को खत्म करने में न सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में ही सकारात्मक भूमिका निभाए। तो नेहरू ने ऐसा कहा कि जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के देश है वो स्वतंत्र और परस्पर सहयोगी राष्ट्र है और इनका जो एक टीम है उनके ऊपर गहरा विश्वास था उनको, और उनका ऐसा मानना था कि ये जो देश है ये शीत युद्ध को खत्म करने में ना सही पर उसकी जकड़ ढीली करने में सकारात्मक भूमिका निभाए। कुछ लोगों ने माना कि गुटनिरपेक्षता अंतर्राष्ट्रीयता का एक उदार आदर्श है, लेकिन यह आदर्श भारत के वास्तविक हितों से मेल नहीं खाता। यह बात ठीक नहीं है। गुटनिरपेक्षता की नीति ने कम से कम दो तरह से भारत का प्रत्यक्ष रूप से हित साधन किया। तो गुटनिरपेक्षता से भारत को क्या फायदा हुआ? हालांकि लोग ऐसे कहते हुए मिल जाते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होने से भारत को फायदा नहीं हुआ, बट एक्चुअली फायदा हुआ, और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे। कि पहली बात तो यह कि गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले और पक्ष ले सका जिससे उसका हित सधता होता हो, न कि महाशक्तियों और उनके खेमे के देशों का। तो पहली बात यह थी, गुटनिरपेक्षता के कारण भारत ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले कर सका जिसमें उसका अपना फायदा होता हो, ना कि अमेरिका, रूस, सोवियत संघ, रूस या सोवियत संघ या बाकी किसी भी देश का। तो पहला फायदा तो यही हुआ। दूसरा, भारत हमेशा इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाए तो वह दूसरी महाशक्ति के करीब आने की कोशिश करे। मतलब भारत ऐसा था कि अगर एक महाशक्ति से थोड़ी सी अनबन हो रही है तो वो दूसरे की तरफ भी जा सकता था। दोनों ऑप्शन खुले हुए थे भारत के पास। अगर भारत को महसूस हो कि महाशक्तियों में से कोई उसकी अनदेखी कर रहा है या अनुचित दबाव डाल रहा है तो वो दूसरी महाशक्ति की तरफ अपना रुख कर सकता था, और भारत आज भी ये चीज़ करता है। भारत आज भी ये चीज़ करता है। अभी अमेरिका के साथ थोड़ी बहुत अनबन चल रही है तो भारत का रूस के साथ अभी बनी हुई है। कभी रूस के साथ अनबन चलेगी तो भारत अमेरिका के भी पास आ सकता है। तो भारत अपने आप को बिल्कुल ऐसी स्थिति में रखता है जहाँ से वो दोनों तरफ ज़रूरत मारने पर टर्न हो सके। दोनों गुटों में से कोई भी भारत को लेकर न तो बेफिक्र हो सकता था और न ही धौंस जमा सकता था। तो ऐसी स्थिति में था भारत। तो एक अच्छी बात है कि हम किसी के दबाव में नहीं है, हमारा एक स्वतंत्र पक्ष है। भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की कई ऐसे कारणों से आलोचना की गई। हम यहाँ ऐसी दो आलोचनाओं की चर्चा करेंगे कि अब आलोचना कैसे की गई उसकी चर्चा करेंगे। तो आलोचकों का एक तर्क यह है कि भारत की गुटनिरपेक्षता सिद्धांत विहीन है। मतलब कोई सिद्धांत नहीं है, जब जो मन किया वो किया, जब जो मन नहीं किया नहीं किया। कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों के साधने के नाम पर अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर कोई सुनिश्चित पक्ष लेने से बचता रहा। तो ऐसा अभी भी कहा जाता है कि भारत अपने राष्ट्रीय हितों यानी अपने हित के नाम पर कोई भी अगर बड़ी बात होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो उसमें सही या गलत के पक्ष में खड़ा नहीं होता। मतलब किसी भी एक पक्ष में खड़ा नहीं होता है, वो एक पक्ष लेने से बचते रहता है। मतलब दोनों के नज़र में अच्छा बना रहना चाहता है। ऐसे भारत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। आलोचकों का दूसरा तर्क यह है कि भारत के व्यवहार में स्थिरता नहीं रही। मतलब एक तरीके का व्यवहार भारत ने नहीं किया और कई बार भारत की स्थिति विरोधाभासी रही। महाशक्तियों के खेमों में शामिल होने पर दूसरे देश की आलोचना करने वाले भारत ने स्वयं सन 1971 के अगस्त में सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। 1971 में क्या हुआ था आप लोग को पता है ना? भारत और बांग्लादेश की आज़ादी हुई थी और भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। ठीक है, जिसमें रूस ने हमारी मदद की थी। पर उसके पहले रूस यानी कि सोवियत संघ, जब भी सोवियत संघ बोले या रूस बोले उसको सेम समझना आप लोग। 1991 से पहले तक सोवियत संघ था, 1991 के बाद रूस था। ठीक है, उसका विघटन हुआ था। खैर और देश भी बने थे, फिर भी सबसे बड़ा पार्ट अभी भी रूस ही है। तो सोवियत संघ के साथ आपसी मित्रता की संधि पर हस्ताक्षर किए। विदेशी पर्यवेक्षकों ने इसे भारत का सोवियत खेमे में शामिल होना माना। भारत की सरकार का दृष्टिकोण यह था कि बांग्लादेश संकट के समय उसे राजनयिक और सैनिक सहायता की जरूरत थी और इस संधि उसे संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य देशों से अच्छे संबंध बनाने से नहीं रोकती। इनका कहना यह था, एक बार मैंने क्लास में भी इस बारे में डिस्कस किया है कि अमेरिका ने उस टाइम पाकिस्तान का साथ दिया था और क्या क्या चीज़ें की थी, गेहूं डुबा दिया था और उनको हथियार वगैरह सप्लाई किया था, इसके बारे में बात की गई थी। और पाकिस्तान के सपोर्ट में अपना जंगी बेड़ा भेज दिया था अमेरिका ने। तो इसके बारे में हम लोग क्लास में एक बार डिस्कस किया भी था। वही चीज़ है यहाँ पे, उसी के बारे में कह रहा है। तो गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध के संदर्भ में पनपी थी। दूसरे अध्याय में हम पढ़ेंगे कि सन 1990 के दशक में शुरुआती वर्षों में शीत युद्ध का अंत और सोवियत संघ का विघटन हुआ।
तो इसका आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको। इसके साथ ही एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन और भारत की विदेश नीति की मूल भावना के रूप में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता तथा प्रभावकारिता में थोड़ी कमी आई। बहरहाल गुटनिरपेक्षता में कुछ आधारभूत मूल्य और विचार भी शामिल हैं। गुटनिरपेक्षता इस बात की पहचान पर टिकी है कि उपनिवेश की स्थिति से आज़ाद हुए देशों के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव है, और यदि ये देश साथ में आ जाए तो एक सशक्त ताकत बन सकते हैं। गुटनिरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की ज़रूरत नहीं है, जो एक बहुत अच्छा विचार है कि कोई अगर गरीब है तो ज़रूरी नहीं है कि वो अमेरिका या सोवियत संघ या रूस जैसे किसी बड़े देश की छत्र छाया में ही रहे। अपना उसका एक स्वतंत्र अस्तित्व भी वो अपना चाहे तो बना सकता है। तो ये गुटनिरपेक्षता की एक अच्छी बात है मेरे हिसाब से। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं, मतलब विदेशों के प्रति उनकी क्या नीति है वो अपने हिसाब से अपना सकते हैं, भले ही वो छोटे हैं, भले ही उनके पास उतनी शक्ति नहीं है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी स्वतंत्रता को कोई छीन सकता है। यह आंदोलन मौजूदा असमानताओं से निपटने के लिए एक वैकल्पिक विश्व व्यवस्था बनाने और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को लोकतंत्र धर्मी बनाने के संकल्प पर भी टिका है। अपने आप में यह विचार बुनियादी महत्व के है और शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी प्रासंगिक है। तो ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में कहा गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी लोकतंत्र धर्मी यानी लोकतंत्र होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भी कोई किसी के ऊपर अपना मर्जी थोप नहीं सकता है ना। तो ये चीज़ सिर्फ देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी होनी चाहिए। तो अपने आप में ये जो विचार है ये बुनियादी महत्व के हैं। ऑब्वियस बात है, बड़ा अच्छा विचार है गुटनिरपेक्ष आंदोलन का, जो एक मैसेज है कि छोटे देश भले छोटे हैं लेकिन किसी के गुलाम नहीं है। तो वो सही बात है, और आज भी यानी शीत युद्ध की समाप्ति के बाद भी ये जो वर्ड है, ये जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक जो विचारधारा है वो काफ़ी प्रासंगिक है, काफ़ी उचित है। ठीक है, इसके अलावा एक ये जो चार्ट है ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है, सीमित परमाणु परीक्षण, ये जो ऊपर एक जगह दिया हुआ था ना, ये सीमित परमाणु परीक्षण संधि LTBT, परमाणु अप्रसार संधि NPT, ये सब के बारे में बताया गया है। इसको आप एक बार पढ़ लेना, याद कर लेना, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। जैसे सीमित परमाणु परीक्षण संधि है LTBT, वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने वाली संधि पर अमेरिका, ब्रिटेन तथा सोवियत संघ ने मॉस्को में 5 अगस्त 1963 को हस्ताक्षर किए थे। यह संधि 10 अक्टूबर 1963 से प्रभावी हो गई। कौन सी संधि? LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। और इसके अंतर्गत क्या कहा गया था कि वायुमंडल, बाहरी अंतरिक्ष तथा पानी के अंदर परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाने के लिए संधि की गई थी। किस किस देश के बीच की गई थी? अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ। तो इसके बीच में कब की गई थी? 5 अगस्त 1963 को। और लागू कब से हुई? 10 अक्टूबर 1963 से। कौन सी संधि? LTBT, सीमित परमाणु परीक्षण संधि। इसके अलावा है परमाणु अप्रसार संधि NPT। यह संधि केवल परमाणु शक्ति संपन्न देशों को एटमी हथियार रखने की अनुमति देती है और बाकी देशों को ऐसे हथियार हासिल करने से रोकती है। मतलब जो लोग ऑलरेडी परमाणु शक्ति संपन्न हो चुके हैं उनको ये एटमी हथियार रखने की अनुमति तो देती है, लेकिन ये कहती है कि अब जिन देशों के पास अभी तक नहीं है उनको परमाणु हथियार हासिल करने से ये रोकती है। यह परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए उन देशों को परमाणु शक्ति से संपन्न देश माना गया जिन्होंने 1 जनवरी 1967 से पहले किसी परमाणु हथियार अथवा अन्य विस्फोटक परमाणु सामग्रियों का निर्माण और विस्फोट किया हो। डेट क्या है? 1 जनवरी 1967 से पहले जिनके पास ऑलरेडी परमाणु हथियार थे, या तो उन्होंने परीक्षण किया है या विस्फोट किया है, उनको माना जाएगा क्या? परमाणु शक्ति संपन्न देश। और बाकी जिनके पास नहीं थे उस समय के बाद उनको परमाणु का प्रसार नहीं, मतलब परमाणु हथियार बनाने का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा उनके हिसाब से। वैसे तो वो कोई होते नहीं है लाइसेंस देने वाले। और इसी के चलते भारत ने जब अपना परमाणु परीक्षण किया था, पहला मेरे ख्याल से 1974 में किया था और दूसरा 1998 में किया था, तो उस समय भारत पर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे अमेरिका की तरफ से। तो इस परिभाषा के अंतर्गत 5 देश अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को परमाणु शक्ति से संपन्न माना गया। इस संधि में 1 जुलाई 1968 को वाशिंगटन, लंदन और मॉस्को में हस्ताक्षर हुए। संधि 5 मार्च 1970 से प्रभावी हो गई। इस संधि को 1995 में अनियत काल के लिए बढ़ा दिया गया। ये संधि वैसे कोई कारगर है नहीं, और इसी संधि को आधार बनाकर भारत ने जब सफल परमाणु परीक्षण किया था तो उसके बाद भारत के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इसके अलावा है सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, स्ट्रैटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, SALT I, शॉर्ट फॉर्म है इसका, SALT I।
मतलब सॉल्ट, स्ट्रेटेजिक का एस, आर्म्स का ए, लिमिटेशन का एल और टॉक्स का टी, तो सॉल्ट वन। ये संधि क्या है? सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता का पहला चरण सन 1969 के नवंबर में आरंभ हुआ। सोवियत संघ के नेता लियोनेड ब्रेजनेव और अमेरिका के राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने मॉस्को में 26 मई 1972 को निम्नलिखित समझौते पर दस्तखत किए। समझौते क्या थे भाई? परमाणु मिसाइल परिसीमन संधि, एबीएम ट्रीटी, सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन के बारे में अंतरिम समझौता। परिसीमन मतलब सीमित करना, उसको कंट्रोल करना। ये 3 अक्टूबर 1972 से प्रभावी हुए। उसके बाद सामरिक अस्त्र परिसीमन वार्ता, इसका दूसरा पार्ट स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स, सॉल्ट 2, ये कब हुआ था? वार्ता का दूसरा चरण, वही जो वार्ता शुरू हुई थी सॉल्ट 1 में, उसी का दूसरा चरण 1972 के नवंबर महीने में शुरू हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जिमी कार्टर और सोवियत संघ के नेता लियोनेड ब्रेजनेव ने वियना में 18 जून, पहला क्या हुआ था? मॉस्को में, दूसरा कहाँ हुआ था? वियना में 18 जून 1969 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन से संबंधित संधि पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि एक, ये है स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि, मतलब घटाने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर, 2 जॉर्ज बुश हुए थे अमेरिकी हिस्ट्री में, जॉर्ज बुश सीनियर और जूनियर, और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचोव, मिखाइल गोर्बाचोव इनका पूरा नाम था, ने 31 जनवरी 1991 को सामरिक रूप से घातक हथियारों के परिसीमन और उनकी संख्या में कमी लाने के संबंधी संधि पर क्या किए? हस्ताक्षर किए। कब किए? 31 जुलाई 1991। ये सब याद कर लेना, नोट्स बना लेना इसके। उसके अलावा है सामरिक अस्त्र न्यूनीकरण संधि 2, स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन संधि, उसी का दूसरा पार्ट, सामरिक रूप से घातक हथियारों को सीमित करने, उनकी संख्या में कमी करने से संबंधित इस संधि पर रूसी राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश सीनियर ने मॉस्को में 3 जनवरी 1993 को हस्ताक्षर किए। तो ये चैप्टर आपका यहाँ समाप्त होता है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भेज दिए जाएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी तो हम गेस्ट से भेज देंगे। आज जब पढ़ोगे आप लोग इसको एक बार पढ़ना, अभी पढ़े तुम लोग, फिर पढ़ने के बाद इसमें से शॉर्ट वाले, ऑब्जेक्टिव वाले निकाल लेना। टाइम है, टाइम की कमी नहीं है, इसको निकाल लेना। जिसको जो भी दिक्कत होगा या तो ग्रुप में पूछ लेना, अगर कमेंट सेक्शन में ऑप्शन मिलता है तो वहाँ भी पूछ लेना, लेकिन ज़्यादा अच्छा रहेगा ग्रुप में पूछो। कमेंट सेक्शन हम देखेंगे कि नहीं देखेंगे उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन ग्रुप में पूछ लेना जिस भी चीज़ से संबंधित कुछ भी पूछना हो। हालांकि बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा दिया गया है, लेकिन फिर भी जो भी दिक्कत हो बड़े आराम से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग को पता है कि चैप्टर पढ़ने के बाद क्या करना होता है। ठीक है, पहला चैप्टर ख़त्म हो गया है और ऐसी ही और वीडियोज़ आती रहेंगी। ठीक है, और जितना हो सके, टाइम बहुत कम है, आप लोग पढ़ाई और तैयारी शुरू कर दीजिए। ठीक है, और उम्मीद है कि अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इस फॉर्मेट में भी अच्छे तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, और इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और अच्छे से बुक खोल के बैठ के तब पढ़ेंगे। ये नहीं कि बस सुन रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू।